आपकी जो लर्न पाइथन की रिपोजिटरी है, उस रिपोजिटरी के अंदर क्लास प्रोजेक्ट्स का एक फोल्डर है। इस क्लास प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। ये 5वां प्रोजेक्ट तो अभी इसी हफ्ते ऐड होगा, जो कि आज की क्लास में आप लोगों को दिया जाएगा। ये 4 प्रोजेक्ट्स वो थे जो कि आपको ईद के बाद तक करके आने थे इस क्लास में, और काफ़ी सारे लोगों ने कर लिए हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं करे। तो जिन्होंने नहीं करे उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्होंने Q1 में भी नहीं किया होगा, Q2 में भी नहीं किया होगा, Q3 में भी सेम अगर आपने रखना है तो कुछ नहीं कर सकते। बाद में फिर ये शिकायत नहीं करेगा कि भाई हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही है, हमें कहीं इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, हमारे पास गवर्नर हाउस का सर्टिफिकेट है फिर भी नहीं मिल रही। याद रखें, सर्टिफिकेट की जब तक वैल्यू नहीं है तब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है। अगर आपको काम आता है तो आप सर्टिफिकेट के बगैर भी काम कर लोगे। सर्टिफिकेट आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है जो कि आपकी स्किल्स को और आपको आगे लाता है। लेकिन जो है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, स्किल्स नहीं है, तो किसी काम की नहीं है आपकी डिग्री, आपकी स्किल्स, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा। जो लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। हमने जो है डिस्कॉर्ड चैनल भी बनाए, हमने एलीट मेंबर्स के लिए अलग ग्रुप बनाए, हम उनके लिए ऑनलाइन सेशंस भी कर रहे हैं, और हम आगे और चीज़ें भी करेंगे। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एलीट मेंबर होंगे, जो कि हमारे पास ये असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, सिर्फ उनके लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं दिखाओगे, तो फिर मैं अपना आप पे टाइम क्यों लगाऊंगा जो काम नहीं कर रहा। उनका टाइम लगाने का तो फ़ायदा नहीं है ना, मेरा ही टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए हमने ये फोकस किया है कि हम इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं। हम जो है डिस्कॉर्ड के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊँगा क्लास के एंड में, कि डिस्कॉर्ड के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आगे हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा मैं। फिलहाल हम जो है क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो आज के टॉपिक्स है, अच्छा, क्विज़ के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कहीं ना कहीं से, नहीं पता चला? चलो, पता चल जाएगा। क्विज़ आप लोगों का जल्द होने वाला है। एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, एग्जैक्ट डेट अनाउंस हो जाएगी। और क्विज़ किसका होगा? पाइथन का होगा। कौन से स्टेप तक होगा? स्टेप 9 तक होगा, पहला क्विज़। फिर दूसरा क्विज़ के आगे के स्टेप्स होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ। पहला जो आपका क्विज़ होगा वो स्टेप 9 तक होगा। हमने स्टेप 9 की चीज़ें पढ़ ली हैं, हमने स्टेप 9 तक चीज़ें पढ़ ली हैं, हमने स्टेप 11 भी पढ़ ली है, हम स्टेप 10 भी आज कवर कर लेंगे। कुछ चीज़ें इसके अंदर हमने छोड़ी थी, जैसे सेट्स के अंदर हमने हैशिंग की स्किप करी थी, और हमने एक लूप का एक कॉन्सेप्ट था वो हमने स्किप करा था, जो कि हम आज कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी तकरीबन 11 स्टेप्स हो जाएंगे, और जो है आप लोगों की फिर क्विज़ की अनाउंसमेंट मोस्ट प्रॉबेबली अगले वीक तक हो जाएगी, तो भाई कब आपका क्विज़ होगा। ठीक, 9 स्टेप तक ही होगा क्विज़ आपका, 9 स्टेप तक ही होगा। और जो अगला क्विज़ होगा उसके अंदर 10 से लेके फिर आगे 18 तक जो भी है वहाँ तक होगा। तो हमारे पास ये एडवांटेज होगा कि हम एक क्लास हमारे पास एक्स्ट्रा होगी, तो हम ये जो टॉपिक्स है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, ये हम अच्छे से कवर करेंगे, ताकि जो है हमें, क्योंकि आगे चल के जो आप एजेंट्स बनाओगे उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ जो हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही होगी। तो हमने इसको अच्छे से कर लिया। तो ये हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं। कोई ऐसा है जिससे पाइथन के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं? एक, दो, किसी ने नहीं करे? मिला जाएगा, हाथ उठाते हैं लोग, हाथ काट देंगे। हाँ, सवाल पूछो।
जोएब ने कर लिया, आपने करे नहीं करे, PIIC में हुए नहीं हुए, थोड़ा सा रह गया, बाकी कर लिया आपने। तो मतलब कहाँ तक रह गया आप बता दो, ताकि मैं, हाँ जो रह गया उसको छोड़ो, जितना कर लिया फिर उससे सवाल करूँगा ना। अच्छा जी, तो आज जो हमारे टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम जो कवर करेंगे वो है हैशिंग। याद रखें, हैशिंग जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम एक क्लास भी लगा लें पूरी तब भी वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बहुत चीज़ें हैं। ऑनलाइन क्लास अभी हमारी रिसेंटली हुई थी लीड मेंबर्स के लिए, उसके अंदर हैशिंग पढ़ाया गया था और काफ़ी डिटेल में हैशिंग का टॉपिक कराया गया था। किससे कराया था? कहाँ है शाहबुद्दीन? नहीं है, मुझसे मौके तो शाहबुद्दीन ने एक ऑनलाइन सेशन दिया था जिसमें हैशिंग का टॉपिक बड़ी डिटेल में कवर कराया था। हम उतना ही कवर करेंगे जितना हमारे पास सेट के अंदर मौजूद था। तो आते हैं भाई अपने बोर्ड के अंदर, और हैशिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ज़रा इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम का, और उसके अंदर मैंने वैल्यू रखी है हमजा, सही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम को प्रिंट करा देता हूँ। इसको चला के देखते हैं क्या चीज़ प्रिंट होगी। हमारे पास नेम प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये हमजा का हैश निकालना, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कौन से फंक्शन को यूज़ करते हुए निकाल सकता हूँ? हैश का हमारे पास एक फंक्शन है, उसको यूज़ करते हुए मैं इसका हैश निकाल सकता हूँ। तो हैश क्या चीज़ है, अभी इसको निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं ये क्यों यूज़ होता है। तो क्या किया मैंने, हैश का फंक्शन मैंने लगाया है, उसके अंदर जो भी हमारा वेरिएबल है उसको रखा और इसको हम चला दें। तो हैश से क्या चीज़ समझ आ रही है? आपके वो स्ट्रिंग को उठाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? नंबर में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो ये जो हमारा नंबर है ये बेसिकली क्या है, हमजा ही है, लेकिन उससे क्या किया, हमजा का हैश जनरेट किया जो कि एक नंबर की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अभी इसका क्या फ़ायदा है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, और इस वाले केस के अंदर हैश का कोई फ़ायदा भी नहीं है, मतलब हैश की हमें इस वाले केस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैश अभी हम सेट पे जब जाएंगे तो उसका फ़ायदा देखेंगे, बट हैश की एक छोटी सी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है कि हमारे स्ट्रिंग को या इंटीजर को हम हैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से फंक्शन को यूज़ करते हुए? हैश के फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो ये क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को उठाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। अच्छा, एक काम करता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, name1 कर देता है, name1 कर देता है। अच्छा, हैश वर्ड से देख लो, आखिरी के 3 नंबर देख लीजिए, आखिरी के 4 नंबर देख लीजिए, 0661। अच्छा, मैंने क्या किया, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, name1 कर दिया, अभी name1 कर दिया। इसको जब मैं चलाऊंगा तो हैश चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखें मैंने क्या बोला था, हैश किसका जनरेट होता है? स्ट्रिंग का। जो भी आपने यहाँ पे इनपुट दिया है, जो भी आपने स्ट्रिंग दिया, उसका हैश जनरेट होगा। क्या हमने इसको चेंज किया? नहीं किया। जब हमने इसको चेंज ही नहीं किया तो वेरिएबल का नाम कुछ भी आप रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हैश जो जनरेट होगा वो इसका होगा, और सेम होगा हर दफ़ा। मैं यहाँ पे 10 नेम बनाऊँ, 10 के 10 नेम के अंदर हमजा रखूँ, तो सबका हैश क्या होगा? सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक name1 बनाऊँ, एक name2 बनाऊँ, और दोनों का हैश अगर मैं निकालूँ तो दोनों का हैश क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग को जब नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास
कितनी दफ़ा भी हम करेंगे सेम हैश जनरेट होगा। अच्छा, पहली चीज़ हमें क्लियर हो गई। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया हैश का फ़ायदा क्या होता है, तो अभी हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ हैश के अंदर ही, इसको कर देते हैं नेम ही कर देते हैं बस। तो हमारा जो हैश जनरेट हो रहा था उसके आखिर में 0661 आ रहा था, ये हमने याद रख लिया। अब मैं आता हूँ और एच को हम स्मॉल कर देते हैं, हैश चेंज होगा या नहीं होगा? चला के देखते हैं। अच्छा, अगर होगा तो कितना हिस्सा चेंज होगा? पूरा का पूरा हिस्सा चेंज हो जाएगा या सिर्फ लास्ट का कुछ हिस्सा चेंज होगा या शुरू का कुछ हिस्सा चेंज होगा? चलो देख लेंगे कि वो माइनस में चला गया, -87। तो क्या हुआ? कंप्लीट हैश आपका चेंज हो गया। तो याद रखना, ज़रा सी भी आप वैल्यू चेंज करोगे आपका हैश कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा एच का है स्मॉल छोड़ेंगे तो एक नंबर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पूरा हैश चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, हैश क्या कर रहा है? जो भी आपका स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। जी, हैश के बैकएंड के ऊपर यूनिकोड इस्तेमाल हो रहा है या एसकी? दोनों नहीं हो रहे। दोनों नहीं हो रहा है। यूनिकोड हो रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एच जो है वो यूनिकोड में कन्वर्ट हो रहा है, ए यूनिकोड पे पूरा जो मिल रहा है आपको वो हैश है, नहीं। वो क्या करता है? पूरे वर्ड का हैश निकालता है। यूनिकोड कुछ हद तक इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एच का जो यूनिकोड है वो ज़रूरी नहीं कि यहाँ शुरू में आ रहा हो। हैश में नंबर लगाने से चेंज हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे चलाता हूँ दोबारा, मेरे पास तो नहीं हो रहा। आप किस पे चला रहे हो? VS कोड पे चला रहे हो? VS कोड के अंदर चेंज हो रहा है, कोलैब के अंदर नहीं हो रहा। चलो, ये अच्छा आपने पॉइंट बताया, तो इस पे हम रिसर्च करेंगे और फिर मैं इसका जवाब निकाल के आप लोगों को बताऊंगा। किसी का इसका जवाब पता है? इसकी कन्वर्जन जो है वो ऑक्टल पे हो रही है, हेक्सा पे तो नहीं हो सकती इसकी कन्वर्जन। दोबारा बताएं। इसकी जो कन्वर्जन हो रही है हाँ, ऑक्टल बेस हो रही है, लेकिन हेक्सा पे तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि हेक्सा में तो नहीं हो सकती, इसमें अल्फाबेट नहीं आ रहे, अल्फाबेट्स नहीं आ रहे। बिल्कुल, ये ऑक्टल पे हो रही है। हाँ, ऑक्टल में ही हो रही होगी। हाँ, उसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। बिटकॉइन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन उसमें एल्गोरिथम दूसरा लगता है और उसमें फिर अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे। अच्छा जी, तो एक सवाल आपने कहा है ऑक्टल वाला, उसको भी मैं कंफर्म कर लूँगा। और जो है इन्होंने कहा है कि भाई VS कोड के अंदर क्या हो रहा है? हैश चेंज हो रहा है हर दफ़ा। ठीक है, उसको देख लेंगे। यहाँ हम कोलैब के अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास जो हैश जनरेट हो रहा है वो हमारे पास हर दफ़ा सेम है। अच्छा, आप एक और चीज़ करके देखें, यहाँ पे डिफरेंट नेम 1, नेम 2, नेम 3, इस तरह से सबके हैश निकाले। क्या इनके हैश सेम आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। एक दफा फिर वापस करेंगे, फिर चेंज आ रहा है। फिर वापस करेंगे तो चेंज हो रहा है। तो उसका कोई होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो वो हम देख लेंगे। बट हमारे पास जब हम एक दफ़ा चलाएंगे कोड, तो जो भी हमारा हैश जनरेट होगा वो सेम होगा अगर हमारा वर्ड सेम है, एग्जैक्ट सेम है। जी, अभी अब जा रहे हैं ना, उसमें जा रहे हैं। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया इसका फ़ायदा क्या है, ये यूज़ का होगा। इस केस के अंदर तो यूज़ नहीं होगा। एक छोटा सा फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैं आपको फिर से पूछूंगा। ये हमारे पास लुकअप वाला प्रोसेस फास्ट कर देता। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैं यहाँ पे नेम 1 को सर्च, अभी तो यहाँ सिंपल वेरिएबल है, अभी हम सेट वाले एग्जांपल पे जाएंगे। सेट के अंदर हमें पता है कि क्या होता है, मल्टीपल आइटम्स होते हैं। सेट के अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं, उसमें से अगर मुझे कोई आइटम ऐड करना है या रिमूव करना है, कर सकता हूँ सेट के अंदर। वैसे सेट के अंदर आइटम में ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। जब मैं आइटम ऐड करूँगा, यहाँ पे सेट पहले बना देते क्योंकि मुझे शक्लों से पता चल रहा है कि सेट ही भूल गया।
तो एक काम करते हैं जी, किसी को आवाज़ आ रही है? अच्छा स्क्रीन ऑन करवा दो पीछे की, दानियल भाई पीछे की स्क्रीन ऑन। लाइट भी बंद करवा दें। अच्छा जी, तो जब तक आप ये फ्रंट वाली स्क्रीन पे करें मैं जूम कर लेता हूँ जितना हो सकता है। जी बोल दिया मैंने एडमिन को। अच्छा लोगों ने पढ़ा था इसमें मैं क्या करता हूँ। अच्छा सेट किससे बनाती है तो बता दो। कर्ली ब्रैकेट्स, पेन से भी बना सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट से बनाता है। अच्छा ये हमारे पास, अब ये बड़े मजे का सवाल है, कर्ली ब्रैकेट से हमारे पास क्या क्या चीजें बन सकती हैं। एक सेट बन सकता है, एक डिक्शनरी बन सकता है। तो ये हमारे पास एम्प्टी है, तो ये सेट है या डिक्शनरी। अगर मैं इसके अंदर डाल दूँ कोई एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ नेम इक्वल्स टू हमजा, तो देखने में पता चल रहा है डिक्शनरी, क्योंकि इसमें आगे की भी आ गई वैल्यू भी आ गई, तो मतलब ये डिक्शनरी है। अच्छा अगर मैं इसमें सिंगल आइटम डाल दूँ, जैसे रोल है ये, तो एडमिन का एक रोल है, तो ये क्या पता चल रहा है साहब कि ये सेट है। अब मैंने इसको एम्प्टी कर दिया, अब कैसे पता चलेगा ये डिक्शनरी बना रहा है या सेट बना रहा है। क्या बनाएगा, अभी एम्प्टी है लेकिन कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तो कुछ तो बन रहा होगा। सेट बनेगा या डिक्शनरी बनेगा। डिक्शनरी बनेगा, खाली डिक्शनरी जिसके अंदर कुछ भी नहीं। सेट नहीं बनेगा, डिक्शनरी बनेगा। तो इसकी अगर आप टाइप भी देखना चाहो, यहाँ पे टाइप का फंक्शन यूज करते हुए देख सकते हो, डिक्शनरी इसकी टाइप आ रही होगी। हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एडमिन सेट क्या था, लिस्ट की तरह ही चीज़ है जिसके अंदर आप मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं सेट के अंदर। लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में, दो तीन डिफरेंस है वैसे। एक मेजर डिफरेंस ये है कि सेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमने अपने आइटम्स को यूनिक बनाना हो। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आइटम्स है, तो एडमिन फैकल्टी फैकल्टी। यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम्स हैं। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, रोल्स को प्रिंट कराऊंगा, तो क्या प्रिंट होगा, एडमिन फैकल्टी या फैकल्टी एडमिन। इसमें कुछ पता नहीं है। क्या बता सकते हो कि भाई फैकल्टी पहले आ गई या एडमिन पहले आ गया। नहीं बता सकते, इसको आप नहीं गैस कर सकते। ये फैकल्टी कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा आया। क्यों, क्योंकि सेट का एक फीचर है, सेट क्या करता है, जितने भी हमारे पास इसके अंदर डुप्लीकेट्स होंगे ये क्या करेगा, डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर देगा। तो पहला वाला फैकल्टी तो इसने ऐड कर दिया, लेकिन जब ये दूसरा वाला फैकल्टी ऐड करने जा रहा था तो इसने देखा यार ये तो पहले से मौजूद है, तो यहाँ ये क्या करेगा, इस वाले फैकल्टी को इग्नोर कर देगा। तो सेट के अंदर मल्टीपल आइटम आप स्टोर कर सकते हो जैसे लिस्ट के अंदर करते थे, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे यूनिक आइटम्स ही होते हैं। तो सेट हमें याद आ गया कि सेट मल्टीपल आइटम स्टोर करने के लिए होता है। अगर आपने मेक श्योर करना हो कि इसमें सारी चीज़ें यूनिक हो तो आप सेट यूज़ कर सकते हो। अच्छा सेट फास्ट भी है, सेट लिस्ट की बनिस्बत फास्ट भी है, लेकिन लिस्ट के भी अपने एडवांटेजेस है। ऐसा नहीं कि सेट कम्प्लीटली उसको रिप्लेस कर रहा है। क्या हमारे पास सेट के अंदर इंडेक्सेस होते हैं जैसे लिस्ट के अंदर होते हैं, एरे के अंदर होते हैं इंडेक्सेस, सेट के अंदर होते हैं नहीं होते इंडेक्सेस। हमारे पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसका मतलब ये है कि इसमें इंडेक्सेस नहीं होते। इसकी सीक्वेंस एडमिन पहले आ सकता है, फैकल्टी भी पहले आ सकते हैं, इसकी कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। तो आप गेस नहीं कर सकते फैकल्टी पहले आएगा या एडमिन पहले आएगा, बट यहाँ से इत्तेफाक से क्या हुआ, एडमिन पहले आ गया, फैकल्टी बाद में आया।
एक और रोल मैं ऐड कर देता हूँ, स्टूडेंट। अच्छा जी, इसको मैं चलाता हूँ। तो क्या है, एडमिन फैकल्टी स्टूडेंट, यूनिक आइटम ही आपके पास प्रिंट हो रहा है। हैशिंग का जो फायदा है वो हमें सेट के अंदर नजर आता है। क्या हमारे पास सेट के अंदर हैशिंग होती है? यस सर। क्या हमारा पूरा का पूरा सेट हैश में कन्वर्ट होगा, नंबर में कन्वर्ट होगा? कौन बोल रहे हैं? करके देख लो ना, हैंड रेस करके बोले। वो बोल रही है पूरा का पूरा सेट हैश में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, तो हैशिंग नहीं होगी इसमें? होती है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, एडमिन का है सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उस सब एलिमेंट्स का एक एक करके हैश बनेगा। पूरे सेट का एक हैश नहीं बनेगा, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उस सब का एक एक हैश बनेगा। तो एडमिन का कोई ना कोई हैश बनेगा नंबर्स में, फैकल्टी का कुछ ना कुछ हैश बनेगा, स्टूडेंट का कोई ना कोई हैश बनेगा, और फिर से फैकल्टी आ गया। मुझे ये बताएं, एक काम करते हैं ऊपर कमेंट्स के अंदर, एक काम करते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट वाला रोल हटा देते हैं ताकि हमारे पास सेट छोटा हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास एडमिन है, फैकल्टी है, और 2 दफ़ा फैकल्टी का रोल हमने ऐड किया हुआ है सेट के अंदर। तो एडमिन का क्या है, जनरेट होगा, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। हम वो रैंडम नंबर रख देते हैं 1 2 3 4। अब ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, और इसमें बड़ी डिटेल है। 1 2 3 4 मैंने इसका एक हैश बना दिया। वैसे तो बहुत लंबा सा होता है, अभी हमने देखा भी हैश जी। कर सकते हो सकता है फैकल्टी पहले आ जाए किसके अंदर, हाँ, तो हैश चेंज हो जाता है ना, उस पर आता है। पहले आगे का कोई मसला है कि भाई हैश जनरेट होता है, उसका सीक्वेंस आप जनरेट नहीं कर सकते, गैस नहीं कर सकते। अभी उस पर आते हैं कि भाई अगर मैं फैकल्टी का ऐप छोटा कर दूं तो क्या होगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। हमने एडमिन का जो हैश जनरेट हुआ वो ऐसे हम रख रहे हैं 1 2 3 4। एक नंबर हमें पता है, नंबर जनरेट होगा लंबा सा, बट हमने इसका ऐसे ही रखा। अच्छा, फैकल्टी का हम हैश रखते हैं 4 4 4, 4 दफ़ा 4। ठीक है, अब मुझे बताएं इसका क्या हैश जनरेट करूं, 4 4 4 इस वाले फैकल्टी का जनरेट नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा। इसका हैश मैं 0 0 0 कर दूं, कोई भी रैंडम नंबर कर दूं, 4 4 4 सेम होगा जो हमारे पास इस फैकल्टी का हैश हमने बनाया है। तो दोनों क्योंकि सेम है, हमें पता है सेम वर्ड्स के सेम हैशेस जनरेट होंगे। तो फैकल्टी अगर हमारे पास वर्ड है और वो 2 दफ़ा हम इसका हैश जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में हो रहा है सारा काम, क्यों हो रहा है अभी हम उसमें जा रहे हैं एक्सेस से, बट हमें पता है भाई हैश क्या है, कोई भी इंटीजर एक लंबा सा जनरेट हो जाता है आपके स्ट्रिंग का। तो हमारे पास इन दोनों का जो हैश है वो सेम है। बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड के अंदर आपके पास ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं पे एक टेबल की फॉर्म पे स्टोर हो रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास 4 स्लॉट्स हैं। ये बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो एडमिन स्टोर हो रहा है हमारे पास हैश की फॉर्म में, वो किस तरह से स्टोर हो रहा है और इस तरह से स्टोर क्यों हो रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट हम ऐसे समझ लेते हैं बैकग्राउंड में क्या है भाई, 4 हमारे पास स्लॉट्स हैं, बकेट्स कह लें, स्लॉट्स कह लें, या बॉक्सेस कह लें, कुछ भी कह लें सर। तो हमारे पास एडमिन जो है वो कौन से डब्बे में स्टोर करूँ। एक और काम ये करता हूँ,
इन बॉक्सेस के ऊपर मैं इंडेक्सेस लगा देता हूँ। जैसे इस बॉक्स की जो लोकेशन है वो क्या है, 0। इस बॉक्स की लोकेशन है 1 और बाकी 2 और लास्ट में हमारे पास 3। ये बॉक्सेस की ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा ही होंगे, इससे 4 तो होंगे नहीं, ज़्यादा ही बॉक्सेस होंगे। ये आपको नहीं डिसाइड करना कितने बॉक्सेस होंगे, वो पाइथन खुद ही बॉक्सेस डिसाइड कर लेगा, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो हमारे पास क्या होगा बैकग्राउंड के अंदर, ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस होंगे। इन बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम समझते हैं। पहले हम जो है इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर मैं किसको स्टोर कर दूंगा, एडमिन को स्टोर कर दूंगा। एक बॉक्स के अंदर मैं फैकल्टी को स्टोर कर दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो एडमिन है इसको कौन से बॉक्स में डालूं? नहीं मतलब पाइथन डालेगा, लेकिन पाइथन किस बेसिस पे डालेगा? किस पे डालेगा? आप पहुंच गए थे लास्ट क्लास में, इफ्तार पे रोज़ा खुल ही रहा था, हम लोग उस टाइम पे पहुंचे थे। लास्ट क्लास में रोक लिया था ना बेचारे, उनको इफ्तार पे जाना है। अच्छा पहुंच गए थे, शुक्र है। डांट भी बड़ी होगी फिर, कहाँ इतना लेट आ रहे हो। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे एडमिन जो है, अच्छा ये सारा काम पाइथन कर रहा होता है, हम इसको कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एडमिन कौन से बॉक्स में ऐड करना है, पाइथन कैसे डिसाइड करेगा? जो एमडी होगा 0 MD इस पर रख दे, और जो है फैकल्टी क्योंकि दूसरे नंबर पे है तो फैकल्टी को हम दूसरे बॉक्स पर रख दें। अगर ऐसा होता तो हमारे पास जो सेट है उसके अंदर इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट होता, लेकिन हमें पता है सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि एडमिन 0 वाले बॉक्स में ही ऐड हो, एडमिन हो सकता है 2 वाले में ऐड हो जाए, फैकल्टी हो सकता है 0 वाले में ऐड हो जाए। ये खुद ही डिसाइड होता है, और ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? अगेन कॉन्सेप्ट आता है हैश का। हमें पता है एडमिन का कोई ना कोई हैश जनरेट हुआ है, फैकल्टी का कोई ना कोई हैश जनरेट हुआ है। इस हैश के बेस पे डिसाइड होता है कि हमारे पास कौन से बॉक्स के अंदर हमें इन आइटम को रखना है। तो कैसे डिसाइड होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा? किसी को फॉर्मूला है पता है? हमारे पास जो भी हैश जनरेट हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 एडमिन का हैश जनरेट हो रहा है, ये खुद ही जनरेट हो रहा होता है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। उसका फॉर्मूला ये है कि आप मॉड्यूलस का साइन लगाओगे। कितने स्लॉट्स अवेलेबल है हमारे पास? 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको यूज करते हुए पाइथन डिसाइड करता है कि आपका जो एडमिन वाला स्ट्रिंग है वो कौन से बॉक्स में ऐड होगा, 0 में ऐड होगा, 1 में। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका क्या आंसर आएगा? मॉड्यूलस पता है ना, रिमाइंडर हम निकालते थे। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं सिंपली यहाँ पे चला लेता हूँ, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 2। तो हैश जो भी नंबर था हमारे पास, उसको हमने मॉड्यूलस का साइन लगा के जितना हमारे पास स्लॉट थे वो हमने डाल दिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से पाइथन पता करता है कि कौन से स्लॉट के अंदर आपने इस एडमिन को स्टोर कराना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा था? 2। तो एडमिन को कौन से वाले बॉक्स में डालूं? 2 वाले बॉक्स में डालूं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया? सिर्फ ये एडमिन वाले का फॉर्मूला हुआ है। एडमिन को इसने स्टोर कर लिया 2 वाले बॉक्स में। अब फैकल्टी को किस में स्टोर करें, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगेन 4 इसका जो भी हैश होगा उसको हम मॉड्यूलस का साइन लगाएंगे, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, और क्या लिखो मॉड्यूलस के बाद?
कितने स्लॉट्स हैं? 4 0 3 1 2 3 3 4 टोटल 4 स्लॉट्स हैं। तो हम कर देंगे इसको 4। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 0। क्योंकि जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 4 को तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। तो इसका मतलब हम फैकल्टी को कौन से वाले बॉक्स में डालें? 0 वाले बॉक्स में डालें। अब हमारे पास एक और फैकल्टी है, ये तीसरा वाला, तो इसको कौन से स्लॉट में डालेंगे? इसको कौन से स्लॉट में डालेंगे? इसको भी 0 में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन 0 में क्या चीज मौजूद है? पहले से आपके पास फैकल्टी मौजूद है, तो इसको क्या करेगा फिर? इग्नोर कर देगा। तो इस तरह से आपके पास यूनिक आइटम स्टोर होते हैं। अब सवाल ये आता है भाई डायरेक्ट ही डब्बों के अंदर स्टोर कर लो, ये हैश में कन्वर्ट करो, फिर उसको एक एक बॉक्स में डालो, ये क्या सीन है? कौन बताएगा इसका आंसर? मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई ये फॉर्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है? जो भी पहले नंबर पे है उसको 0 में डाल दो, जो दूसरे नंबर पे उसे 1 में डाल दो, तीसरे में 4 में डाल दो, ऐसे डाल दो। ये हैश करके ये फॉर्मूला लगा के फिर बॉक्सेस भी क्यों डाल दो? तुम्हारा बोले बेटा जोर से बोले, आसान अल्फाज में बोले। बिल्कुल। अच्छा यहाँ से भी कोई कह रहा था क्या फायदा है हैश में कन्वर्ट करने का और ये फॉर्मूला लगा के फिर बॉक्सेस में स्टोर करने का? मैंने एक फायदा बताया था, अब उसको याद करो, मैंने रिकॉर्ड करके कुछ बताया था जी। हैश किसकी डिफरेंट होगी? एडमिन की हैश डिफरेंट होगी, फैकल्टी सेम वर्ड है तो इनका हैश क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हैशिंग का जो फायदा हमें मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ पे अभी तो हमने 4 बॉक्सेस डाले, 4 बॉक्स में से कोई भी चीज ढूंढ रही हो तो बड़े आराम से ढूंढोगे। यहाँ पे अगर 1000 बॉक्सेस है, फिर मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 1000 बॉक्सेस है और ये वाला हम यहाँ एक और बॉक्स बना देते हैं, ये होगा हमारे पास, इस बॉक्स को हम इंडेक्स दे देते हैं। ये बॉक्सेस कितने हो गए हम गैस नहीं कर सकते, हाँ निकाल सकते हैं लेकिन हम गैस नहीं कर सकते। अच्छा तो क्या हो रहा है? ओके तो ये वाला जो बॉक्स है इसका इंडेक्स नंबर मैं कर देता हूँ 999, ये इसका इंडेक्स नंबर। अब हमने सपोज कर दिया कि भाई हमारे पास ये कितने हो सकते हैं हमें नहीं पता, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि हैशिंग क्यों यूज हो रहा है। तो हो सकता है ये एडमिन वाली जो बल्कि फैकल्टी वाली जो चीज़ है वो कहाँ पे हमारे कौन से बॉक्स में होती? 99 वाले बॉक्स में होती। अब जब हमारे पास ये सेकंड वाला फैकल्टी मेंबर ये स्टोर करने जाता और अगर हमारे पास हैशिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो उस केस में ये कैसे ढूंढता कौन से बॉक्स में डालना है? पहले वो जाता 0 वाले में, 0 में देखता भाई फैकल्टी है नहीं है, फिर 1 में जाता फैकल्टी 1 में आएगा नहीं आएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 5 6 7 8, इस तरह से उसको कहाँ पे मिलेगा फैकल्टी? 99। मतलब इतनी आपकी कंप्यूटेशन क्या हो गई? ज़ाया हो गई एक बॉक्स ढूंढने। वैसे तो ये बड़ा फास्ट होगा, 1000 में भी बड़ा फास्ट होगा, लेकिन इसको जब हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसको हम एफिशिएंट बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं। तो हैशिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है ताकि हमें कोई भी बॉक्स का आइटम अगर ढूंढना हो तो हम जल्दी से ढूंढ सकें, तो इसलिए हमारे पास हैशिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे बताता हूँ, सेट के अंदर हमारे पास क्या मैं आइटम्स को ऐड कर सकता हूँ? रोल्स डॉट कौन सा फंक्शन था? ऐड का फंक्शन। और यहाँ पे मैंने ऐड किया फैकल्टी, फिर से फैकल्टी ऐड किया। सेट का ये फायदा था कि सेट क्या करता है? मेक श्योर करता है हर चीज यूनिक हो। तो अब फैकल्टी में दोबारा ऐड कर रहा हूँ। अब अगर हमारे पास ऐसे 1000 बॉक्सेस हैं
तो वो क्या करेगा, हर बॉक्स में जाके चेक करेगा भाई फैकल्टी कहीं और तो नहीं मौजूद। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्यूटेशन आया है, हर बॉक्स में जाकर उसे चेक करना पड़ता है कि भाई फैकल्टी कहीं मौजूद तो नहीं है। तो ये चेक करता है ना कि भाई यूनिक ही होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास हैशिंग से ये फायदा हुआ है कि जब आपका हैश निकल के आता है, जैसे फैकल्टी का हैश क्या निकला, एग्जाम्पल के तौर पे 4444 निकला, उस पर हमने ये फॉर्मूला लगाया 444 मॉड्यूलस, जितने भी हमारे पास बॉक्सेस हैं, यहाँ 1000 बॉक्सेस हैं तो 1000 लिखो। तो अगर 1000 बॉक्सेस थे तो उसके बाद जो भी इसका मॉड्यूलस निकल के आता है वो उसका हमारे पास क्या है, स्लॉट नंबर है। तो उसको फौरन से मिल जाएगा कि भाई कौन से बॉक्स के अंदर फैकल्टी मौजूद है। तो हैशिंग से ये फ़ायदा होता है, और ये हैशिंग अकेला नहीं है, ये हमारे पास हैश टेबल भी यूज़ होता है एफिशिएंटली एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए। हैशिंग यूज़ होता है। देखिए ये जो जीरो है इसकी बात कर रही हैं हम, यहाँ जीरो क्यों लिखा है, 4 होगा जी। सेम हो सकता है बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। अब मैं बताया ना इसमें बड़ी डिटेल है। इनका सवाल ये है कि भाई यहाँ पे फैकल्टी एडमिन है, फैकल्टी है, उसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर हम सबका मॉड्यूलस निकालें तो हो सकता है कुछ आइटम का मॉड्यूलस क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और आइटम ऐड किया, स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो है हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हैश जो जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, 4000 एग्जाम्पल के तौर पे। इस हैश का जब मैं मॉड्यूलस निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका भी 0 आ रहा है 4000। इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फैकल्टी भी 0 स्लॉट के अंदर आ जाएगा, स्टूडेंट भी उसी स्लॉट के अंदर आ जाएगा। बस ये मेक श्योर करेगा भाई फैकल्टी अलग हो, स्टूडेंट अलग। डुप्लीकेट्स होंगे तो डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर देंगे। तो सेम बॉक्सेस के अंदर आ सकते हैं, उसमें भी लिंकिंग होती है और भी चीज़ें हैं, बट सेम बॉक्सेस में आ सकते हैं इंशाल्लाह। डुप्लीकेट बनेगा तो क्या स्टेट बनाएगा जी, डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो 0 2 दफ़ा आ गया, 0 2 दफ़ा आ गया, स्टेट बना देगा, स्टेट बना देगा। एक तरह से आप समझे दोनों को यहाँ पे ऐड कर देगा, और अगर मैं बहुत आसान अल्फाज यूज करूँ तो एक तरह से एरे की फॉर्म में स्टोर कर देगा मल्टीपल आइटम्स को। जी जी, एक मिनट जी, कह सकते हैं हाँ, इस तरह से ऑर्डर में हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि एक ही बॉक्स में आ गई ना। अच्छा जी जी, क्या लाइट बंद करा दो। अच्छा दानियल भाई यार ये लाइट बंद करवा दो, स्क्रीन पे बढ़ रही, आँख पे बढ़ रही है। अच्छा जी क्या, हाँ यहाँ से सवाल VS कोड के अंदर हैश बार बार इन्होंने भी ये सवाल किया था, तो उसका आंसर मुझे नहीं पता, तो मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो आप लोग भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कैसा क्यों हो रहा है, कि क्या हो रहा है इनके पास कि जब हम कोड को बार बार चला रहे हैं तो हर दफ़ा चलाने पे हैश चेंज हो रहा है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन जब मैं एक दफ़ा कोड चलाता हूँ और वहाँ पे सेम एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों सेम एलिमेंट्स का हैश सेम होगा। ये तो हमें क्लियर है, ये सबके पास सेम चीज़ है जी। अगर यहाँ पे 1000 बॉक्स है तो 1000 से करेंगे। जो आंसर आएगा ये मॉड्यूलस कराने की सूरत में वो आपका बॉक्स नंबर इंडेक्स नंबर।
तो सेम आएगा तो सेम बॉक्सेस में आ जाएगी दो चीज़ें। बस ये शर्त है कि डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए सेट के अंदर। जी सब बैकएंड पे हो रहा होता है काम। हमें सिर्फ फायदा पता होना चाहिए कि ये एफिशिएंटली ढूंढ लेते हैं कि भाई फैकल्टी कौन से वाले बॉक्स में रखा है, एडमिन कौन से वाले बॉक्स में रखा है, ये बहुत फास्ट ढूंढ लेते हैं। हैश का ये फायदा होता है। जी हमें अगर ढूंढना हो तो किस तरह हैश मालूम करना है किसी का तो बहुत आसान है। हैश का फंक्शन यूज करते हुए हैश मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे फैकल्टी का हैश पता करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा हैश का फंक्शन लगाऊंगा, इसके अंदर आप पास कर देंगे फैकल्टी इस तरह से। जब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये वाला फैकल्टी और इस वाले फैकल्टी का हैश सेम होगा। लेकिन अभी कुछ लोगों ने कहा VS कोड के अंदर जब हम इसको बार बार चला रहे हैं तो जितनी दफ़ा हम चला रहे हैं उतनी दफ़ा हैश चेंज हो रहा है। उसका आंसर मुझे नहीं पता, मैं उसको देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। कोलैब में मेरे पास नहीं हो रहा, कोलैब में सिर्फ चल रहा है। VS कोड में इनके पास नहीं हो रहा, बाकी लोगों के पास हो रहा है, तो कुछ होगा चक्कर तो वो देख लेंगे। जी फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए हैशिंग का और फायदा। जी टूर्नामेंट हो गया। अनऑर्डर्ड ऐसे हुआ क्योंकि आप बता नहीं सकते ना कि भाई फैकल्टी किस पे ऐड होगा। फैकल्टी हो सकता है फैकल्टी तो 0 पे ही ऐड हो रहा है इस वाले केस में। दोबारा बोले। नहीं सवाल नहीं समझा मैं। हैश फैकल्टी और एडमिन का अलग अलग है, ये तो क्लियर है। ठीक है, अलग अलग बॉक्सेस में स्टोर हो गया। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ ना, VS कोड के अंदर ये अभी चीज हो रही है कि हैश चेंज हो रहा है हर दफा चलाने की जरूरत। हैश जब भी चेंज होगा तो फॉर्मूला चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा तो ये किसी भी डब्बे में जा सकता है। तो इस वजह से ऑर्डर चेंज हो रहा है आप लोगों के पास। मैं तो ये कोलैब में जितनी दफ़ा भी चलाऊँ ना सेम ऑर्डर में ही आएगा। जैसे अगर मैं इसको चलाऊँ ना, ये एडमिन फैकल्टी स्टूडेंट, तो पहली दफ़ा जब चलाऊँगा जो ऑर्डर आ रहा है तो 10 दफ़ा मैं चलाऊँगा सेम ऑर्डर में ही आएगा। ऑर्डर्ड का ये अनऑर्डर्ड का ये मतलब है कि जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये कहीं पर भी हमारे पास किसी भी बॉक्स में स्टोर होकर प्रिंट हो सकता है। ऑर्डर फिक्स नहीं है। अब मैं यही प्रोग्राम हो सकता है आपको दे दूँ, आप चलाओ, आपका हैश चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, अनऑर्डर्ड है। जी बिल्कुल जी कर सकता है। ढूंढने के लिए काम आ रहा है ना तो आप एड्रेस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि फिर मेमोरी भी आ जाती है। अब मैं इसकी जितनी डीप में जाऊँगा ना इसमें मेरा हमारी क्लास ही ख़त्म होती रहेगी और जो है ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया, इतना बड़ा। जी हैश सी अच्छा, ये सीड वाली चीज़ मुझे नहीं पता, बट आप बता रहे हो तो इस पर अच्छी बात है, मुझे हिंट मिल गई तो मैं आराम से इसको मुझे आंसर मिल गया। सही है। तो ये कह रहा है कि हैशिंग जो जिनके पास हैश चेंज हो रहा है VS कोड के अंदर, उसमें कोई सीड का कोई कॉन्सेप्ट है जो कि आप हैश सीड का। ठीक है जी। आप बता रहे हैं कि ऑडियो से बॉक्स है उसके बारे में चले जाती है अगर
मॉड्यूलर अगर सेम आ रहा है वैल्यूज का मल्टीपल वैल्यूज का तो वो बहुत पहले में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इससे तो कंपटीशन ज़्यादा हो रही है ना, तो ये एफिशिएंट कैसे होगा? कंप्यूटेशन ज़्यादा कैसे हो रही है? ब्रैकेट में स्पेशल बात होती है बाबा टैक्स के लिए होता ना तो वो डायरेक्ट डिटेक्ट देंगे तो वैल्यूज नहीं देखिए, हमारे पास आप कह रहे हैं मॉड्यूलस हमारे पास सेम आ रहा है तो सेम बॉक्स में वो स्टोर होगा एरे की फॉर्म में। हाँ, उस बॉक्स के अंदर जो लुकअप होगा, जो वो ढूंढेगा वो बिल्कुल लिस्ट की तरह ढूंढेगा। लेकिन एफिशिएंट ऐसे है कि भाई यहाँ पे सिर्फ 4 बॉक्सेस नहीं है, यहाँ पे 1000 बॉक्सेस भी हो सकते हैं। तो हर बॉक्स के अंदर सेट का डिफरेंट आइटम रखा हो सकता है। हाँ, अगर हमारे पास सेम मॉड्यूलस होता है तो हो सकता है एक बॉक्स के अंदर 3 एलिमेंट्स रखे हो, तो उन 3 एलिमेंट्स को लुकअप करेगा, तीनों को लुकअप करेगा एक को निकालने के लिए। लेकिन कंप्यूटेशन तो सेव हो रही है फिर, जहाँ 1000 बॉक्सेस को देखना था वहाँ उसने एक बॉक्स के अंदर 3 एलिमेंट्स को देखा बस। जी आपने सेट जो बनाया सर, इसके अंदर जो एलिमेंट है उनका हैश तो निकाल के दिखाया। दोबारा पूछे सर, जो आपने सेट बनाया ना अभी, इनके अंदर जो एलिमेंट है इनके हैश तो निकाल के दिखाएं। इनके हैश निकाल के दिखाऊं? जैसे फैकल्टी का हैश मैंने निकाला था तो इसका हैश आया था, बड़ा सा नंबर आएगा, सबको मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा। सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा? नहीं, एक साथ भी निकाल सकता हूँ, लूप चलाना पड़ेगा। लूप चला के मैं कर सकता हूँ, जैसे सेट के अगर मुझे सारे एलिमेंट्स का हैश देखना है तो मैं कैसे देखूँगा, तो मैं फॉर लूप के थ्रू देखूँगा। तो लूप चलाऊँगा, लूप के अंदर मैं डालूँगा प्रिंट हैश लूप। इस तरह से सबके हैश आ गए। हाँ, डुप्लीकेट वाला जो था वो तो उससे पहले ही इग्नोर कर दिया, डुप्लीकेट वाला हट गया, बाकी तीनों के हैशेस आ गए। तो लूप के थ्रू निकाल सकता हूँ। एक आइटम को ऐसे लूप में नहीं निकाल सकता, ऐड कर सकता हूँ आइटम को, रिमूव कर सकता हूँ। जी बॉक्स के अंदर, हाँ, एरे आसान वर्ड में कह सकता हूँ। जब हम गेट करेंगे तीनों में से ढूंढेगा कि कौन सा वाला हम गेट करें। लूप के अंदर तो तीनों ही आ जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि लूप में सारे बनवा। जब मैं ऐड करूँगा ना, तो ऐड करने की सूरत में उसे देखना होता है कि भाई ये यूनिक हो, तो हर बॉक्सेस में देखता है ना, हर बॉक्सेस में नहीं देखता, वो इंडेक्स नंबर से बॉक्स ढूंढता है। जब वो बॉक्स ढूंढेगा तो हो सकता है उस बॉक्स के अंदर 3-4 चीज़ें, तो उन 3-4 चीज़ों में से देखेगा, सही है। तो 3-4 चीज़ों में देखना पड़ेगा उसे, लेकिन वो एक बॉक्स के अंदर की बात है। जी हमें कैसे पता चलेगा? इसका एक फंक्शन है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन जो है सिस्टम करके कुछ एक आपके पास फंक्शन होता है, उससे आप निकाल सकते हो कितने बॉक्सेस। आप चैट जीपीटी को बोला, तो जब मैंने इन 3 आइटम्स का निकाला था तो मेरे पास 256 कुछ ऐसे आ गए थे बॉक्सेस। जब मैंने एक और आइटम ऐड किया तो बॉक्सेस बढ़ गए। बॉक्सेस आप निकाल सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते भाई इसको देख के कि इसके कितने बॉक्सेस होंगे। 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 बॉक्सेस होंगे, नहीं, बॉक्सेस को खुद ही डिसाइड करते हैं, हम नहीं गेस कर सकते। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने 4 ही रखा है। अच्छा जी, अब इसको अज़म करते हैं, हमने बराबर वाले को समझाएं। और कहा गई एक स्टूडेंट हमारे पास मीज़ा है, यानी आपने आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल आपने लिखा था तो एड्रेस करें। हाँ जी, लड़कों में हाँ मैं सही, आप भी बड़े अच्छे आर्टिकल लिखते हो, जबरदस्त। अजान जो है हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर बड़े एक्टिव चल रहे होते हैं, और जो है ये एडवांस चीज़ें बड़ी कर रहे हैं। क्या फॉलो करवाना? आर्टिकल को लेंगे भी आपका मीडियम ना।
आवाज़ नहीं आ रही। उन्होंने ऐसे में एक सवाल दिया था कि सेट की और जो इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास लिस्ट की, उसमें सेम वैल्यूज रखी थी और वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरह से काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि लिस्ट फिर हैश क्यों नहीं हो रहा और सेट हैश क्यों नहीं हो रहा, तो इस चीज़ पर मैं यही देखो, इनको हमेशा वो हाँ क्रिएटिव रहते हैं। अच्छा अल्फाज आपने कर ली, मैं तो कुछ और कहने वाला ओके, तो आर्टिकल में क्या सर्च करूँ, क्या आर्टिकल मिल जाए? डिस्कॉर्ड में ढूंढ लें, गूगल पे नहीं आ रहा। मीडिया पे आपका क्या नाम है? उनीजा, सॉरी। देखता है भाई इनकी मशहूरी हुई या नहीं हुई। ये सही है। तो भाई अजान आप भी आ जाओ, तो व्हील चेयर लेकर आओ, ले पाँव पे चोट लगी हुई है। अच्छा खैर, तो अजान ने एक सवाल किया कि भाई लिस्ट हैश क्यों नहीं होती और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें हैशिंग क्यों होती है, क्योंकि बहुत वैलिड सवाल है। तो उसमें मुनीज़ा ने रिसर्च करी, पढ़ा और उसमें क्या किया, एक आर्टिकल लिखा। तो ये आर्टिकल मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा अनाउंसमेंट वाले में, तो आप लोग भी पढ़ेगा, यही चीज़ें बड़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने हाईलाइट करी हुई है और एडिशनल चीज़ें भी बताई गई हैं कि सेट के अंदर लिस्ट जब आप डालते हो वो एरर थ्रो करता है, क्यों थ्रो करता है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो इस तरह से इन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल बनाया है। ये सारी चीज़ें आपके कहाँ काम आएंगी? इंटरव्यूज़ में काम आएंगे। इंटरव्यूज़ में थोड़ी बोलेंगे कि भाई 2+2 क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, सेट क्या होता है, थोड़ी बोलेंगे। इस तरह के एडवांस सवाल पूछेंगे, भाई हैशिंग क्या होती है, क्यों होती है, हैश टेबल क्या होता है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो उसकी तैयारी अगर आपने करनी है तो उसके लिए भाई आपके पास इस तरह के आर्टिकल जैसे मुनीज़ा ने लिखा है उसी तरह से और भी लोगों के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो ज़बरदस्त भाई, इसको मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूँगा, सबने पढ़ना है इसे। अच्छा जी, अजान में क्या है मीडियम, क्या लिखूँ? मीडियम के अंदर क्या यूज़र नेम है? अजान @9655। चलो देखते हैं क्या क्या आ रहा है, सिंगर आ जाएंगे। 593, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ डायरेक्ट डाल देते हैं @ तो अजान ने भी अच्छा एक सेकंड, ये आ गया। तो ये अजान ने भाई, इन्होंने भी बड़े अच्छे आर्टिकल लिखे हैं और ये वो आर्टिकल नहीं है टपल क्या है, सेट क्या है, ये वही डीप में जाके कि भाई आपके पास बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे चल रही होती हैं उससे रिलेटेड इन्होंने आर्टिकल लिखे और काफ़ी सारे लिखे हैं। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, इनका भी मैं मीडियम का अकाउंट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये आर्टिकल्स आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का ये फ़ायदा इसके अंदर कि बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे चल रही होती हैं कल को आप बता सकते हो। तो ज़बरदस्त भाई, अजान के लिए भी टाइम लगेगा। चलिए, तो हैशिंग एक हमारे पास खुश टॉपिक था जिसके अंदर हमने जो है छुरी आ जाती है ना तो खुश हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना है ना, सिंपल तो हम रख नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहे, एडवांस चीज़ें पढ़नी है, तो ये हमारे पास चीज़ है। अब हम डिस्कशन में आते हैं। फाइल हैंडलिंग के लिए तो सरमाद है हमारे पास, हमारा क्विज भी होगा भी फाइल हैंडलिंग का ही होगा और उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन उससे पहले हम डिस्कॉर्ड से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। डिस्कॉर्ड के अंदर मैंने एक चैनल बनाया है, किस नाम से,
इलीट पाथ फाइंडर सेक्शन डी। तो हमारे जो CR हैं इस क्लास के वो पहले तो आ जाए स्टेज पे। मैं, हरीशा और रिता तो आ जाए तो उन्हें इस डिस्कॉर्ड सर्वर को मैनेज कर रहे थे। 3 महीने क्यों करे, ज़्यादा क्यों नहीं करे जी? हैश वैल्यू जो हैश हमने पढ़ा है, आपने तीसरी स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर ठीक है। सेट के अंदर क्यों यूज हो रहा है, मैंने बताया कि भाई ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम एफिशिएंटली फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो सेट के अंदर इसलिए यूज होता है। फिर आपके पास ये डिक्शनरी में भी यूज होता है। तो फिर डिक्शनरी में और चीज़ें, क्योंकि डिक्शनरी में की भी है, वैल्यू भी है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हैशिंग डिक्शनरी में भी होता है और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, ओके। तो अभी हमारे पास 2 CR आए हैं, अभी तीसरी भी आ जाएंगी। तो हमने क्या किया है, ये डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है। डिस्कॉर्ड चैनल हमने किसके लिए बनाया है? इलीट पाथ फाइंडर्स का। हमारे पास एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जो कि हमारा मेन डिस्कॉर्ड सर्वर है और इसमें आप लोगों का चैनल भी है जिसका नाम है फ्राइडे अनाउंसमेंट डी। ये हमारे पास चैनल है जिसके अंदर मैं पूरी क्लास की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। नहीं करूँगा, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं है। उसके अलावा बाकी स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं फ्राइडे 9 AM वाले पे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल आप लोग करें 9 AM वाले पे। और जो है इधर आप लोग सवालात कर सकते हैं। सारी आपकी क्लास ये फ्राइडे 9 AM वाले में मिलेगी। मैंने क्या किया है एडिशनल काम कि जो हमारी क्लास में पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोगों का को फाइंड करने का एक ही तरीका है कि असाइनमेंट दो, अगर करता है तो भाई हाँ ये पढ़ने वाला है, नहीं करते तो भाई नहीं पढ़ना है सर। तो ये हमने सिंपल सा क्राइटेरिया। इलीट पाथ फाइंडर का हमने एक चैनल बनाया है जिसके अंदर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, इसलिए हमने एक अलग ही सर्वर बनाना पड़ा, क्योंकि वो एक चैनल के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती थी। और हम जो अपनी एक्टिविटीज़ करते क्लास में वो फिर वो वाला सर्वर पूरे GIAC का है ना, तो सब इफेक्ट हो रहे कहते ये क्या हो रहा है, बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए हमने इलीट मेंबर्स के लिए एक अलग सर्वर बना। अच्छा उबैर यहाँ पर आया कि बताएं इलीट सर्वर का क्या फ़ायदा, एक सर्वर है तो पहले से। इलीट सर्वर के अंदर हमने क्यों बनाया, किस मकसद के लिए बनाया और किसको हम रिकॉग्नाइज करें, ताकि इन फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो वो भी इलीट मेंबर्स को मिलेंगी और सेशंस, एडवांस सेशन जो होंगे वो भी इलीट मेंबर्स के लिए होंगे और क्विज वगैरह भी होगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ होगी, लास्ट क्लास में कितने लोग आए थे और लैपटॉप किसे मिला था? चलिए, तो हमारे पास लास्ट क्लास में एक लकी विनर थे जिनको लैपटॉप मिला था। तो अगली दफ़ा हम क्या करेंगे, कोई इस तरह से लकी ड्रॉ होगा ना। अच्छा लकी थे, उनका दिन था, किस तरह से मिला वो आप आपस में डिस्कस कर लेगा, कैसे हुआ था वो लकी ड्रॉ। और किस्मत से मिला, इतने सारे लोगों में किसी एक बंदे को मिला। तो खैर उसमें इनके पेरेंट्स का भी बड़ा क्रेडिट है। कोई लैपटॉप का गिव अवे होता है तो हम किसमें से कराएंगे गिव अवे? इलीट मेंबर्स में से कराएंगे। तो अगर कोई आगे बोलता है कि भाई हमारे पास हमने लकी ड्रॉ करना है, तो हम सबसे आगे कैसे कर देंगे, हम कहेंगे भाई ये इलीट मेंबर्स की लिस्ट है हमारे पास, हम इसको ChatGPT को देते हैं और वो रैंडमली जनरेट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास इलीट मेंबर में मिलेगा। अच्छा ये तो एक छोटा सा फ़ायदा है। बाकी जो आपको एडवांटेजेस मिलेंगे इसके अंदर वो ये है कि यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन करे थे एक साथ, मैंने अनाउंसमेंट करी थी इसकी। तो अनाउंसमेंट के अंदर मैंने बताया, और ये सिर्फ सेक्शन डी का, दूसरे सेक्शन वाले नहीं ज्वाइन कर सकते, सॉरी, ताकि हमारे पास डेटा एक सही रहे ना, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। कहाँ है अनाउंसमेंट? अनाउंसमेंट में मैंने इसकी पोस्ट करी थी। हम क्या करेंगे
एलीट मेंबर्स के लिए कॉम्पिटिशन्स किया करेंगे हैकाथॉन की तरह। ऐसे प्रोजेक्ट दिया करेंगे जो कि एडवांस होंगे, जो कि हम नॉर्मल क्लास में नहीं दे सकते। वो एडवांस प्रोजेक्ट्स होंगे जिनसे उनकी प्रैक्टिस होगी। ऑनलाइन सेशन होंगे एक्सक्लूसिव, मतलब सिर्फ एलीट मेंबर्स के लिए होंगे। और वो उसका रीज़न भी यही है कि वो एडवांस होंगे, तो जिनको बेसिक नहीं आती वो एडवांस में आगे भी क्या करेंगे। तो इसलिए हम ऑनलाइन जो सेशन करेंगे, अगेन जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ऑनलाइन सेशन नहीं होगा। हम क्लास का कंटेंट सेम रखेंगे। ऑनलाइन सेशन का ये मकसद है कि हम कुछ एडवांस चीज़ पढ़ें जो कि आपके पाइथन वाले कोर्स में नहीं है, एडवांस चीज़ पढ़ेंगे। तो वो चीज़ है ऑनलाइन सेशन में। और जो है फ्यूचर जो भी हमारे पास, अच्छा लीड मेंबर का हमारे पास मेन एडवांटेज, एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। जैसे अगर मेरे पास कोई कंपनी आती है, मुझे बोल दिया भाई मुझे क्लास में से 10 लोग निकाल के दो जिसमें आप बोलो भाई ये बहुत अच्छे, मैं वो 10 लोग नहीं निकाल सकता। मुझे पता ही नहीं है ना कौन कौन अच्छा। आप में से बहुत सारे लोग अच्छे हैं लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन कौन अच्छा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से लीड मेंबर्स की मेरे पास एक लिस्ट बनती जा रही है जो कि मेरिट के बेस पे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास एक लिस्ट रहेगी लीड मेंबर्स की। कल को अगर मेरे पास कोई कंपनी आती है कि भाई हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स भेज दो जिनको इंटर्नशिप करनी हो, जॉब करनी हो, तो मैं किस में से भेज सकता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट होगी, उसमें से भेजूँ। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मेरी तरफ से आएंगी, मतलब मेरे पास आएंगी किसी कंपनी की तरफ से, तो मैं लीड मेंबर को ही रेकमेंड करूँगा। अब जाहिर है लीड मेंबर के अंदर लीडर बोर्ड होगा, कुछ अच्छे लीड मेंबर्स होंगे, कुछ आपके पास लीड मेंबर जो है वो सही होंगे, बुरा तो कोई भी नहीं होगा, लीड मेंबर्स हैं भाई। तो उनकी आप लीडर बोर्ड पॉइंट्स टेबल बनाएंगे, क्विज होंगे, कंपटीशन होंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, तो उस बेसिस पे लीडर बोर्ड डिसाइड होगा कौन टॉप पर है कौन नीचे है। तो हमारे पास क्विजेज हुआ करेंगे, प्रैक्टिस क्विज, जिससे क्या होगा भाई इनकी एग्जाम की क्विज की तैयारी होगी। ये किसके लिए होगा, लीड मेंबर्स के लिए होगा। डेडिकेटेड सपोर्ट फ्रॉम सीनियर स्टूडेंट्स, मतलब हमारे पास लीड मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जो है जो उस ग्रुप के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाले होंगे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की मतलब कोशिश करेंगे। आप उनसे मिलेंगे भी, उनका अगर कोई प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व करेंगे। और काम करने की जी बिठा दें। ओह सॉरी, हम एक काम करते हैं, उबैद खड़े हो जाओ, ठीक है आ जाए। इनको बुलाने का यही मकसद था कि ये हमारे पास लीडर स्टूडेंट्स हैं जो कि इस डिस्कॉर्ड के सर्वर को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैंने ये कहूँ कि भाई ये हमारे पास अच्छा, ये लोग भी मेरिट की बेस पे सिलेक्ट हुए। ऐसा नहीं है भाई मैंने रैंडमली देखा कि ये अच्छे लग रहे हैं इनको सेलेक्ट करो, अरे ये अच्छे लग रहे हैं इनको सेलेक्ट करो। मेरिट की बेस पर हुआ है, आप लोगों के सामने ही हुआ था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इनको मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा। ज़ाहिर है एप्रिसिएशन अपनी जगह पे, भाई ये लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा सर्वर मेंटेन कर रहे हैं, तो एप्रिसिएशन अपनी जगह पे। लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मैं एलीट मेंबर्स को दूंगा उतनी ही अपने मैं सीआर को दूंगा, हमारी क्लास के जो सीआर है उनको भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ये नहीं सोचेगा कि यार हमें सीआर बनना था हम नहीं बन पाए। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बना सकता, कितने लोगों को मैनेज करूँगा? 3 लोगों से बात करना आसान है ना, 10 लोग होंगे कैसे बात करूँगा एक एक से? तो इसलिए 3 हमने सेलेक्ट करा। कोशिश आपने ये करनी है भाई एलीट मेंबर्स में सेलेक्ट होना है। कितने लोग हमारे पास एलीट मेंबर, अच्छा पता कर एक सवाल, सेलेक्ट कैसे होंगे? जी निदा कैसे सेलेक्ट हुए ये जो हुए हैं अभी? जो असाइनमेंट्स दिए गए थे तो रमज़ान में तो वो 4 असाइनमेंट्स दिए थे, तो उस बेसिस पर इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे जो कि बैक साइड पर हमने लिए थे, और उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की थी उसमें हमने रेटिंग भी दी थी।
और उस रेटिंग के बेसिस पर हमने उनको एलीट मेंबर का रोल असाइन किया, जिनकी रेटिंग 3 से 5 तक थी उनको हमने एलीट मेंबर का रोल असाइन किया, और जिनकी रेटिंग 1 और 2 स्टार थी उनको हमने वार्निंग में रखा। और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि हम उस वार्निंग मेंबर्स को मेंशन कर कहेंगे कि आपने इम्प्रूव करना है। अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो उनको एलीट मेंबर का रोल दिया जाएगा, अदरवाइज उनको रिमूव भी किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि एलीट मेंबर्स को सेलेक्ट करने का हमने क्राइटेरिया रखा है ना, चैट जीपीटी करके सारे आ जाए एलीट मेंबर्स में। तो असाइनमेंट्स करने के बाद इंटरव्यू होगा उसी असाइनमेंट से रिलेटेड। अगर आप उस इंटरव्यू को पास करते हो, अच्छे से पास करते हो, तो हम बैक एंड पे एक रेटिंग रखते हैं कि भाई कितना अच्छा इंटरव्यू दिया, 5 स्टार। अगर बुरा इंटरव्यू दिया, असाइनमेंट्स कर लिया, तो हम उनको 1 स्टार रेटिंग देते हैं। तो रेटिंग से हमें ये फ़ायदा होता है कि भाई ये असाइनमेंट्स कर रहा है, लेकिन अभी इसका नॉलेज की कमी है, या जो है आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम उनको कहेंगे, वो होंगे हमारे पास वार्निंग एलीट मेंबर्स, उनको हम कहेंगे भाई 2 हफ्ते हैं, कम से कम जो असाइनमेंट्स करे हैं वो तो पता होता है कि कौन कौन से कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उनका फिर से हम इंटरव्यू लेके फिर उनको हम एलीट मेंबर का रोल असाइन करेंगे। मिलेगा कैसे ये हमने बता दिया है। इंटरव्यूज़ के सेशन ऑनलाइन हम फिर से रखेंगे, क्लास में भी रखेंगे, ऑनलाइन भी रखेंगे। तो ऑनलाइन के अंदर डिस्कॉर्ड के अंदर ही सारी अनाउंसमेंट हो रही होती है कि भाई इंटरव्यूज़ कब हैं, किस टाइम पे। रमज़ान में 3-4 दफ़ा इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए हैं, तो 3-4 दफ़ा इंटरव्यूज़ इन लोगों ने कंडक्ट करे हैं, सेलेक्ट करें मेंबर्स, बड़ी मेहनत करिए भाई, तीनों के लिए ज़बरदस्त तालियां हैं। तो पूरा डिस्कॉर्ड चैनल ये लोग भी मैनेज कर रहे हैं। और एलीट मेंबर्स की लिस्ट हमारे पास आप लोग राइट साइड पे देख सकते हो, जिनके नाम ग्रीन में आ रहे हैं ये एलीट मेंबर्स हैं। इस पर आप क्लिक करोगे ना, जैसे मैंने किसी के नाम पे क्लिक किया, उनको रोल क्या असाइन हुआ है, एलीट मेंबर, एलीट मेंबर। अच्छा, उबैद ने एक बात ये करी कि हम इंटरव्यू के लिए हमने 3-4 दफ़ा हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, मतलब ये लोग ऑनलाइन आए हैं लेकिन लोग ज्वाइन ही नहीं करते इंटरव्यू देने के लिए। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटरव्यूज़ देंगे ही नहीं तो सेलेक्ट कैसे होंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे तो फिर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर दोगे। तो ये वाली चीज़ है। एलीट मेंबर्स हमारे पास मौजूद है, और जो है इनको हम स्टेज पे भी बुलाएंगे, इनके हम और टेस्ट भी लेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा एलीट ग्रुप मैनेज होगा। तो सारी जो हमने कोशिश करनी है, सब कुछ बाकी स्टूडेंट के लिए सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले से चल रहा था। Q1 में भी Q2 में भी क्लासें चलती थी आपकी ऑनलाइन, डिस्कॉर्ड आपके पास अवेलेबल था, और लोग सीनियर स्टूडेंट्स आपकी हेल्प करते थे, वो सब वैसे ही रहेगा। लीड मेंबर के लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, बस ये फ़ायदा। तो सबसे पहले भाई तो विदा करते हैं, थैंक यू। जो लोग डिस्कॉर्ड पे ऐड नहीं है अभी तक, वो ये CR से बात करके जो है आगे। किसी का कोई सवाल एलीट सर्वर के हवाले से नहीं है? इस चैनल पे ऐड होंगे जो एलीट मेंबर नहीं है, उनका इस सर्वर पे कुछ काम ही नहीं, मतलब कुछ नजर ही नहीं आएगा, सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी इन फ्यूचर। तो आप ज्वाइन करो ना करो एक ही बात है, कुछ दिखेगा ही नहीं। हम सारे चैनल्स हाइड कर देंगे, सिर्फ एलीट मेंबर को नजर आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सरमाद का है, सरमाद 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 स्टूडेंट्स आपको याद कर रहे हैं, आप वहाँ बैठे हुए चुपके। अब हम क्या पढ़ेंगे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, अब हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग कि किस तरीके से फाइल रीड होती हैं, किस तरीके से PDF पार्सिंग होती है, किस तरीके से CSV फाइल रीड होती हैं, किस तरीके से एक्सेल फाइल रीड होती हैं, और उनकी डेटा मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से हम फाइल को राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम एक एजेंटिक AI में बात करें
तो हमें जो है फॉर एग्जांपल एक जो एजेंट रिपोर्ट जनरेट करके देता है, उसको किसी फाइल में सेव कराना है, तो वो किस तरीके से कराएं। तो ये फाइल हैंडलिंग है। तो अब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। पूरा हो गया था। तो फाइल हैंडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सिंपल सा है। फाइल हैंडलिंग इवन आप करते भी हो, फाइल हैंडलिंग आप लोग करते भी हो, और कैसे करते हो? नए फोल्डर्स बनाते हो, प्रोजेक्ट के लिए फाइल्स बनाते हो, ये फाइल हैंडलिंग है। ये आप लोग करते हो, क्लिक क्लिक करके नया फोल्डर बना दिया, फाइल बना दी, उसके अंदर कोड लिख लिया, ये फाइल हैंडलिंग है। हम ये सीखेंगे कि पाइथन के कोड की हेल्प से हम किस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। नोट करें, हमने ये सारा काम इससे करना है, पाइथन से करना है। हमने कोई राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर नहीं बनाना, फाइल नहीं बनानी। पाइथन में कुछ ऐसा कोड लिखना है जिससे हमारी फाइल खुद ही बन जाए। उसके अंदर अगर हमने कोई कंटेंट डालना है तो हम वो डाल सकते हैं। इसमें सब कुछ डिफाइन है। अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अब हमें किसी फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए पाइथन ने हमें बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करा हुआ है जिसका नाम ओपन है। हम इसके अंदर इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं रिक्वायर्ड वो भी हम पढ़ेंगे, वो पास करेंगे, तो उस हिसाब से फाइल हैंडलिंग यूज होगी। और इसके अंदर फिर फाइल हैंडलिंग के अंदर मोड्स होते हैं। जिस तरीके से एक रीड का मोड है, हम जैसे किसी फाइल को रीड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रीड मोड यूज होता है। इसके अलावा अगर हमें फाइल को राइट करना है तो हम फाइल को राइट करने के लिए राइट मोड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, बाइनरी मोड है कि अगर हमें किसी फाइल को बाइनरी मोड में रीड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूँगा, PDF वैसे जैसे टेक्स्ट की फाइल होती है उस तरीके से रीड नहीं होता। जब हम उसे रीड करते हैं तो वो एक बाइनरी फॉर्म में होता है, फिर उसकी एक अलग तरीके से हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी मोड भी हैं और भी बहुत सारे मोड हैं। अब जिस तरीके से बात है कि अगर हमें पाइथन में किसी भी फाइल को यूज़ करना है तो हमें उसके लिए ओपन का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है कि भाई हमें फाइल यूज़ करनी है। तो पहले ओपन का फंक्शन कॉल करा, उसके बाद हमने फाइल का नाम बता दिया कि हमें फाइल का नाम क्या रखना है। अब जैसे हमने यहाँ पर रखा है न्यू file.txt, मतलब एक टेक्स्ट की फाइल बना और उसमें हमने कौन सा मोड यूज़ करा हुआ है? राइट मोड। अब हमने इसको एक फाइल के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब इस फंक्शन के जो भी रिटर्न करेगा वो हमारे पास उस फाइल के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब हमने क्या करा, हमने लिख दिया file.write, क्या राइट कर दो, हेलो वर्ल्ड राइट कर दो, और इस तरीके से फाइल के अंदर रिकॉर्ड लाइन हमने ऐड करें। और फिर जो हम राइट मोड हमने ओपन करा हुआ था उसको हमने क्लोज करा दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल एक मैं टेक्स्ट की फाइल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, अब मुझे ना एक नई फाइल बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं एक लिख देता हूँ न्यू फाइल, अब ये मैं एक टेक्स्ट की फाइल बता रहा हूँ। न्यू फाइल मैंने नाम रखा और एक्सटेंशन क्या इसकी txt, मतलब टेक्स्ट फाइल। अब मुझे इसको क्या करना है, एक क्योंकि अभी हमारे पास गूगल लैब है तो गूगल का एनवायरनमेंट है, तो हमारे पास अभी कोई टेक्स्ट की फाइल नहीं है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने पहले एक फाइल को राइट करना चाह रहा हूँ। तो पहले जो वेरिएबल में आप क्या प्रोवाइड करेंगे, पहले फाइल का नाम प्रोवाइड कर दिया आपने। दूसरे वेरिएबल में, दूसरे पैरामीटर में हम यहाँ पे इसका
पैरामीटर में जो हम इसका मोड पास करेंगे कि हम भाई कौन सा मोड यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम रीड मोड यूज़ करना चाह रहे हैं, हम राइट मोड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई मैं राइट मोड यूज़ करना चाह रहा हूँ, जिसको रिप्रेजेंटेड करते हैं W से। यहाँ पर सब मेंशन है, रीड के लिए R यूज़ करते हैं, W के लिए राइट यूज़ करते हैं, अपेंड फाइल ओपनिंग और अपेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, X कोई एग्जीक्यूशन क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं, बाइनरी मोड को जैसे किसी फाइल को बाइनरी मोड में रीड राइट करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करा, अभी हम राइट मोड यूज़ कर रहे हैं तो हमने W लगा दिया। अब इस जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास फाइल के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब मुझे फाइल को राइट कराना है, तो मैंने क्या लिखा, फाइल डॉट राइट, क्योंकि फाइल अब मेरे पास ओपन हो गई है, वेरिएबल के अंदर अब मैं फाइल को राइट करा सकता हूँ। तो अब मैं फाइल में फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड करा देता हूँ। ये मैंने एक लाइन ऐड करा दी, फिर इसके बाद मैं आगे गया और अब क्योंकि ये फाइल ओपन हो गई है, ओपन से क्या हुआ कि ये फाइल ओपन हो गई, अब मुझे इस फाइल को क्लोज कराना है। अब मैंने ये फाइल डॉट क्लोज, ये फाइल क्लोज हो गया। अब मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा तो देखते हैं क्या हमारे पास फाइल बनी, यहाँ पर है, ये देखो हमारे पास एक नई फाइल बन गई जो कि हमने पाइथन के थ्रू क्रिएट करी। अब यही काम आप विंडोज़ में करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करके। अब वो काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं, पाइथन के थ्रू। ये एक बहुत यूजफुल थिंग है कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्टोर करवाना है या कोई टास्क है, उसका कोई आउटपुट आ रहा है, उसको आपको किसी फाइल में, या जैसे एक एग्जांपल है जैसे डिक्शनरी में कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपको एक उसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के डेटा में, तो ये वहाँ पर भी काफ़ी यूज़ होता है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, ये आपने अपनी फाइल खोली है, कहाँ से खोली, लेफ्ट साइड पे? आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको सारी साइड में आइकन्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे आइकन्स हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक फोल्डर का आइकन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो करंट फोल्डर है वहाँ पर आपको फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि कोलैब के अंदर हमारे पास फोल्डर्स बने हुए हमारे लिए, उसके अंदर हम किसी एक फोल्डर के अंदर है पहले से, उसमें अगर मुझे फाइल बनानी है तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करते हुए बना सकता हूँ? ओपन का फंक्शन यूज़ करते हुए फाइल को मैं बना सकता हूँ। यहाँ क्या करना है, फाइल का नाम लिखना है और फाइल खुद अब मैंने ओपन कर दिया। जैसे डेस्कटॉप पे आप करते हो, नोटपैड को खोलते हो, नोटपैड खुल जाता है आपके सामने। अब फिर क्या करते हो, नोटपैड खुलने के बाद नोटपैड के अंदर आप कुछ ना कुछ लिखते हो। तो पाइथन के थ्रू अगर मुझे फाइल के अंदर कोई चीज़ लिखनी है, मैं फाइल डॉट राइट का फंक्शन यूज़ करते हुए लिख सकता हूँ। लिख लिया एक दफ़ा, फिर क्या करते हैं हम लोग, नोटपैड को बंद कर देते हैं। बंद करना ज़रूरी है, तो इसलिए उसके लिए हमने क्या लिखा है, फाइल डॉट क्लोज का फंक्शन यूज़ किया जिससे हमारी फाइल क्लोज हो जाए। राइट किससे, W वाले उससे? नहीं। ओपन से बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो आप उसको नोटपैड में ओपन करके फाइल क्रिएट करते हैं। तो ओपन का फंक्शन इसलिए होता है कि किसी भी फाइल को आपको ओपन करना है, एग्जिस्टिंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक न्यू क्रिएट कर देगा अगर राइट मोड में आप बना रहे हैं। जी, अगर आप ये काम VS कोड में करेंगे ना, तो यही कोड, तो आपकी जो फाइल बनेगी वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही होगी। नहीं, वो अनदर लाइन में ऐड कर देगा, जो आप बनाती रहेंगी वो नई लाइन। देखिए, आपका सवाल ये है कि भाई फाइल डॉट राइट के नीचे अगर मैं एक और राइट लिख दूँ, ये देखिए हमने फाइल खोली, ये पहली लाइन में क्या हो रहा है, फाइल हम बना रहे हैं, बनाने के बाद वो खोल लेता है फाइल। ठीक है, हमने फाइल को राइट मोड पे खोला है, मतलब W लिखा है, W मतलब राइट, मतलब हमारे पास परमिशन है कि हम इस फाइल में कुछ भी राइट कर सकते हैं। फिर हमने पहली लाइन लिखी फाइल डॉट राइट, तो ये न्यू लाइन लिखी है, तो हमारे पास फाइल के अंदर न्यू लाइन लिखी है, नीचे एक और दफ़ा ये लिख दो फाइल डॉट राइट, इसी के नीचे
एक मिनट आता हूँ। फाइल बन रही है, हमें फोल्डर नहीं बन रहा है, फाइल बन रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने नोटपैड फॉर एग्जांपल हमारे पास खुला हुआ है। नोटपैड के अंदर पहले एक लाइन लिखी है न्यू फाइल, उसके बाद हमने नीचे एक और लाइन लिखी, ऊपर भी /n लगा के, ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। तो पहले एक लाइन लिखी, उसके बाद दूसरी लाइन लिखी, दोनों लाइनें आपके पास लिखेंगी पहले। ऐसा नहीं होगा एक लाइन लिखी आप दोबारा फाइल डॉट राइट लिख रहे हो तो पहली वाली लाइन हट जाएगी, दूसरी वाली लाइन आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि हमने फाइल खोल के जितनी भी चीज़ें हमने उस पर राइट करनी है हम कर सकते हैं। एक दफ़ा जब मैंने फाइल क्लोज कर दी, क्लोज करने के बाद जब आप दोबारा उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो पुरानी वाली फाइल को वो डिलीट कर देता है, नई फाइल बनाएगा। तो इस तरह से राइट का फंक्शन चल रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो पहला वाला कोड है इसको मैं 2 दफ़ा चलाऊँ, एक दफ़ा चलाया, इससे क्या किया, फाइल बना दी, और दफ़ा चलाऊँगा, दोबारा फाइल बनाएगा, पिछली वाली को रिमूव कर देगा या ओवर राइट कर देगा, एक ही बात है, नई वाली फाइल फिर से आ गई। अगर मैं नाम चेंज कर दूँ तो क्या होगा भाई, 2 फाइल्स बन जाएंगी, एक न्यू फाइल के नाम से, न्यू फाइल 1 के नाम से। तो जितनी फाइल मैं बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। एक सर अहमद ने एक यूज़ केस बताया कि आगे चल के आप ये फाइल वाली चीज़ कहाँ यूज़ कर सकते हो। एजेंटिक आप एक बॉट बनाओगे जो कि क्या करेगा, आप उससे चैट करोगे, आप उसे प्रॉम्प्ट दोगे, वो कुछ ना कुछ आंसर करेगा, फिर एट द एंड फिर आप प्रॉम्प्ट करोगे, फिर कुछ ना कुछ आंसर करेगा। इसका एक यूज़ केस ये हो सकता है कि जब यूज़र की कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए LLM के साथ तो वो क्या करेगा, एक पूरी चैट की समरी बनाएगा और वो किसी फाइल के अंदर रख देगा। फाइल के अंदर रखने के लिए कौन सा कोड यूज़ होगा, यही कोड यूज़ होगा। ओपन का फंक्शन यूज़ करते हुए ही वो समरी बना के, जो भी कम्युनिकेशन हुई है आपने बॉट से जो भी बात करी है उसकी एक समरी बना के उससे फाइल में ऐड कर दी। कल को आप खोल के देख सकते हो यार फाइल के अंदर क्या क्या बातचीत करी है उसने। जी फाइल को अपडेट करना चाहे अपेंड करेंगे, आते हैं उस पर अपेंड करना पड़ेगा, अपेंड करेंगे, अपेंड भी कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने फाइल ओपन करके उसमें चीज़ें लिखने के बाद उसको एक दफ़ा क्लोज कर दिया, अब फिर दोबारा से वाली लाइन चलाई राइट वाली, तो क्या करेगा, पिछली वाली फाइल को रिमूव कर देगा, नई फाइल बनाएगा। तो राइट वाला मोड ये काम है। फाइल बनाने के लिए ज़रूरी है, फाइल को रीड करना है तो उसके लिए दूसरा तरीका, वो भी सेम ही है, बस अभी देख लेगा। जी एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है। हम अभी फिलहाल टेक्स्ट की फाइल बना रहे हैं तो .txt लिख दिया, पाइथन की फाइल बनाएंगे तो .py लिख देंगे। दोबारा बोले, ये टेक्स्ट की फाइल के लिए यूज होता है। जैसे नोटपैड आप खोलते हैं ना, वो टेक्स्ट की फाइल होती है सिंपल, उसके अंदर टेक्स्ट होता है सिंपल। .py पाइथन की फाइल, HTML की बनानी है .html। जी पहले एक फाइल बनाई, आपने खाली फोल्डर बनाया, उसमें main.py की फाइल बनाई, उसके अंदर कोड इंस्टॉल कर दिया। जब आप ये कोड चलाएंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे पूरी फाइल बन जाएगी। एक फाइल तो बनानी पड़ेगी जिसका आप पाइथन का कोड लिखेंगे। न्यू फाइल तो ये हमारे पास ओपन का फंक्शन बड़ा यूजफुल है। आगे चलते हैं। अभी हमने फाइल राइट करवाई है, अब हमें रीड मोड देखना है कि हम किस तरीके से फाइल को रीड कर सकते हैं। तो वो भी बहुत सिंपल है, जिस तरीके से बताया कि एक फाइल का जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहें वो बना दें। इसके बाद ओपन का फंक्शन,
उसके बाद ओपन का फंक्शन, फिर फाइल का नाम, जो फाइल आप रीड करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद रीड मोड आप ओपन कर दें। फिर उसके बाद आप क्या करें, अब लिखो फाइल डॉट राइट, न्यू लाइन, फाइल डॉट अच्छा जी, काम हो रही है तो इस कोड से क्या लग रहा है क्या होगा? एक मिनट ऊपर ही करें, चलाएगा नहीं, क्या होगा? रीड होगी फाइल। अच्छा एक काम करते हैं, पहले फाइल को खोल के देख लेते हैं फाइल में है क्या। तो फाइल को खोलने के लिए अभी देखा हमने कि कोलैब के अंदर अगर खोलना है तो लेफ्ट साइड के अंदर बॉटम पे आपके पास ये आ जाता है फाइल्स का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने जो अभी पाइथन को यूज़ करते हुए फाइल बनाई है वो यहाँ नज़र आ जाएगी। इस पर आप डबल क्लिक करें, ये फाइल राइट साइड का आपके पास खुल जाएगी। अच्छा अभी तो ये फाइल खाली है, तो इस एक काम करते हैं, हम जो है इस कोड को दोबारा चलाते हैं ताकि हमारा ये कोड क्या करे, फाइल के अंदर कुछ ना कुछ राइट कर दे। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद न्यू फाइल पर वापस जाते हैं, तो हमारे पास अभी जो फाइल बनी हुई है उसके अंदर ये 2 लाइनें लिखी हैं, अ न्यू लाइन, अ न्यू फाइल, न्यू लाइन, 2 लाइनें लिखी हैं। अच्छा जी, अब जब हमने फाइल को राइट कर लिया, राइट करने के बाद एक काम ये किया था, हमने फाइल को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब मुझे रीड करनी है फाइल को, तो मैं कैसे करूँगा? फाइल को दोबारा क्या करना होगा, ओपन करना होगा। बगैर ओपन करे आप फाइल पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो फाइल को ओपन करना होगा फिर से। तो फाइल ओपन करने का क्या तरीका, वही ओपन का फंक्शन है। इस बार हमें क्या करना है, सिर्फ हमने रीड करनी है फाइल, हमें देखना है फाइल के अंदर क्या रखा हुआ। तो रीड करने के लिए हमने आर यहाँ पे मोड रखना होगा। उसके बाद हमने एक फंक्शन यूज़ किया फाइल डॉट रीड। ये रीड का फंक्शन क्या करेगा, आपकी फाइल के अंदर जो भी चीज़ है उसको ले आएगा, और लाने के बाद हमने क्या किया, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिसका नाम हमने कंटेंट रख दिया। नाम कुछ भी रख सकते हैं। उस कंटेंट को प्रिंट कराया और फाइल को, एक सेकेंड, फाइल को रीड करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट रखा हुआ है वो सारा आपके पास आ जाएगा। तो रीड मोड से हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि आप फाइल को रीड कर सकते हैं। हो सकता है वो जो अभी हमने समरी बनाई थी वो मुझे वापस LLM को भेजनी हो, तो वापस मैं LLM को एक समरी अगर कुछ, क्योंकि अब यूज़र से ना मैं मैं चैट GPT से चैट कर रहा हूँ, मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, हाय माय नेम इज़ हमजा, उससे मैं चैट कर रहा हूँ, अपना पाइथन का असाइनमेंट करा रहा हूँ, पूरा असाइनमेंट करा दिया, पूरी चैट हुई। अब चैट बहुत लंबी सी हो गई है, अब मैं चाह रहा हूँ यार LLM क्या करे, पूरी चैट की एक समरी बनाए और उसको एक फाइल में रख दे। कल को अगर मुझे वापस उससे चैट करनी हो तो मैं उसे वो समरी दे दूँ और मेरी चैट फिर से स्टार्ट हो जाए उससे। तो उसको करने के लिए क्या होगा, पहला काम कि मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत जब मेरी ख़त्म हो गई तो मैंने उससे कहा यार इसकी समरी बना लो। उसने क्या किया, सारे मैसेजेस को उठाया, एक फाइल के अंदर डाल के सेव कर लिया मेरे पास, एक फाइल बना दी मेरे पास। अब मैं कल को वापस आया, मैं चाह रहा हूँ मेरी जो कन्वर्सेशन चल रही थी वहीं से स्टार्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, LLM को बोलूँगा भाई लास्ट कन्वर्सेशन हमारी ये थी, ये इस कन्वर्सेशन की समरी है, ये समरी को आप पढ़ो और उससे उसी टॉपिक पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। समरी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि LLM को पता हो कि हम किस बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, इसलिए समरी है। वरना LLM को फिर से बताना पड़ेगा यार हम असाइनमेंट कर रहे थे पाइथन का, हम इस एरर में फंसे हुए थे और ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी।
ये समरी हमने दे दी तो उसे पता चल गया यार ये बात चल रही थी, वहीं से बात स्टार्ट करेंगे। तो इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं फाइल बनाने के और फाइल रीड करने के। आगे चलते हैं जी। LLM का वर्ड क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब मुझे कि लार्ज लैंग्वेज, अब ये 3 वर्ड आ गए। अगर मैं जब हम एजेंट्स पाएंगे ना तो इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए चैट जीपीटी क्या है? LLM है। चैट जीपीटी LLM है। चैट जीपीटी वेबसाइट है, वो वेबसाइट के अंदर आपके पास एक वेब, उस चैट जीपीटी को यूज करते हुए आप LLM से कम्युनिकेट कर सकते हो। बेसिकली जो आपका AI वाला पार्ट है ना, जो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है वो LLM, वो जो दिमाग है वो LLM है। चैट जीपीटी LLM नहीं है। चैट जीपीटी तो एक वेबसाइट है। आपने देखा होगा जब आप चैट जीपीटी खोलते हैं ऊपर एक मॉडल आ रहा होता है 4O मिनी, 4O मिनी है ना, O1 मिनी, कुछ इस तरह का आ रहा होगा। तो इस तरह से आपके पास मॉडल आ रहे होते हैं। वो मॉडल्स क्या है? वो LLM है। तो चैट जीपीटी को यूज, और LLM क्या है? कुछ नहीं, आपके पास अगर मैं एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जो जिससे आप कोई भी चीज़ पूछते हो वो उसका जवाब दे देगा। ये LLM है। इस LLM को हम अपनी एप्लीकेशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये LLM बड़ी मुश्किल से बना है, बड़ी मेहनत लगी है, उस पर $1 बिलियन लगे हैं। लेकिन किससे बना है? हमने बनाया, OpenAI ने बनाया, उन्होंने मेहनत कर ली। हम क्या करेंगे? उनका LLM अपनी एप्लीकेशन में यूज करेंगे। तो फ्रंट एंड हम अपनी वेबसाइट रख सकते हैं, बैक एंड में उनका LLM चलेगा। किसी को पता चलेगा? किसी को नहीं होगा। अगर नॉन टेक्निकल बंदा हुआ आप उसको जाकर ले देखो, मैंने भी चैट जीपीटी बनाया। तो इस तरह से ये LLM, OpenAI का अपने LLM से है। गूगल का जो है उसका क्या है LLM का नाम? जेमिनी है जी। कुछ एजेंट की बहुत आसान है, वैसे ही इतना कॉम्प्लेक्स है। चाइना ने जो दी है वो डीप सी का मॉडल है। उन्होंने भी अपनी मॉडल तैयार किया और उन्होंने भी क्या किया, उसकी API से दिया, हमारा यूज कर लो। और आप उसको क्या कर सकते हैं? अपने पास इंस्टॉल करके अपने पास भी चला सकते। असल में मसला क्या है? ट्रेनिंग में बड़ा खर्चा आता है। जो आप कह रहे हैं ना, हम ट्रेन कर लेते हैं, फाइन ट्यूनिंग कहते हैं सर, कि हमारे पास एक मॉडल है, आपने नाम सुना होगा डीप सी का। आपको कहते हैं भाई आप इसको आप अपने पास इंस्टॉल करो और अपनी मशीन पर चलाओ, लेकिन आप उसको आप फाइन ट्यून नहीं कर। फाइन ट्यून का मतलब ये है कि आप उसको अपने लिहाज से ट्रेन कर सकते हो, लेकिन उसको ट्रेन करने में बड़ा खर्चा आता है जी। फिर अलग डिस्कशन चलेगी। हम एक काम करते हैं, क्लास के एंड में हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बाकी क्लास में उनको आपकी आवाज़ नहीं आ रही ना, तो डिस्कशन नहीं हो पा रही। तो आप उससे आगे डिस्कस कर लेगा तो अच्छा सवाल है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी टॉपिक हम ख़त्म करते हैं जी। डेटाबेस भी यूज़ कर सकता हूँ, उसके लिए हमें फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। ये समरी वाली एग्जाम्पल दी ना, उसकी बात कर रही है ना कि वो डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं या नहीं। डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी फाइल हो गई ना, फिर वो एक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रहेगी।
तो डिपेंड करता है किस तरह का डेटा आप स्टोर कराना चाहिए। अगर एक सिंपल PDF जैसा डेटा है जो कि आपने स्टोर कराना है PDF फॉर्म में, तो आप फाइल के थ्रू करा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा है तो फाइल बेस्ट अप्रोच नहीं, फिर उसके लिए डेटाबेस बेस्ट अप्रोच। तो यूज केस पर डिपेंड करता है। जी आगे चलते हैं। अरे अभी डीप सीक और ये टॉपिक जो है ना आप एंड में पूछ लेंगे, ठीक है? अभी टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा भाई, अभी अभी हमने ऊपर फाइल को रीड करवाया, अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करवा सकते हैं। कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल फाइल में कितनी लाइंस हैं और हर लाइन पे कौन कौन सा वर्ड या कौन कौन सी लाइन लिखी हुई है, तो हम उस तरीके से भी पाइथन में चेक कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, फॉर यहाँ पे मैंने फाइल का वही पूरा सिस्टम वाला वो बनवाया था मेरा, वो जिसका नाम बनवाया था अभी हमारी ऊपर जो फाइल थी उसमें दो लाइंस थी, एक था अ न्यू फाइल और एक थी न्यू लाइन। ये दो फाइल्स थी हमारे पास। तो अब इसका यूज़ केस क्या है? बेसिकली इसका यूज़ केस ये कि फॉर एग्जांपल हमारी कोई टेक्स्ट की फाइल बनी हुई होती है, हम उसमें जैसे सर बता रहे थे कि LLM की किसी रिपोर्ट को हम वहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में सेव करवा रहे हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कौन सी लाइन में LLM ने कोई स्पेसिफिक टॉपिक का जिक्र किया है। तो इसको हमने क्या करा, हमने लाइंस को ब्रेक कर दिया कि भाई एक एरे की फॉर्म में जितनी भी लाइंस हैं वो दिखा दो, और फिर उसके हिसाब से हम पार्सिंग कर सकते हैं जो भी हमें देखना है। इसके देखें अभी हमने दो लाइन ऐड करी, जो पहली लाइन थी वो पहले एरे के इंडेक्स में आ गई, जो दूसरी लाइन थी वो दूसरे एरे के इंडेक्स में आ गई। तो इस तरीके से अगर ये तो एक बहुत छोटी फाइल है, बड़ी फाइल हो सकती है, तो वो एक पूरे एरे की प्रॉपर फॉर्म में आपके पास आ रही होंगी फर्स्ट सेकंड इंडेक्स के, कौन सी पहली लाइन कौन एरे के पहले इंडेक्स में होगी, दूसरी लाइन एरे के फर्स्ट इंडेक्स में होगी, क्योंकि एरे का तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है ना। तो ये तरीका है कि इस तरीके से भी हम लाइंस को रीड करके पाइथन में टेक्स्ट की फाइल या PDF की फाइल को पार्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये है कि देखें जब आप नोटपैड में किसी फॉर एग्जांपल किसी फाइल को ओपन करते हैं या किसी फाइल में काम करते हैं, तो अब इशू क्या है, मैं एक बात कर रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज करा, अगर फॉर एग्जांपल मैं फाइल को क्लोज करना भूल गया, तो ऐसा होता है कि कभी हमने फाइल को ओपन करा हुआ है और हम फाइल में काम करके फाइल को क्लोज करना भूल गए और फिर हम दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेवलपर है, उसने क्लोज लिखना भूल गया, तो फाइल ओपन की ओपन रहेगी, फिर कहीं जाके प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, हम एक सिंपल सा ये ऑप्शन चाह रहे हैं कि मैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन बना लूँ कि मैं जब भी फंक्शन को ओपन करूँ मैं फाइल में काम करूँ पाइथन में, और उसके बाद जैसे ही मैं उस कोड ऑफ ब्लॉक से बाहर निकलूँ मेरी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो इसमें इसका भी ऑप्शन हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। उसके लिए एक विद का कीवर्ड यूज होता है, विद ओपन
अभी मैंने क्या करा, मैंने पहले एक विद का कीवर्ड लगाया कि इस फाइल को ओपन कर दो। इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया। कौन से मोड में करा? रीड मोड में मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया। फिर उस फाइल का जो इंटेंस था वो मैंने इसमें दे दिया फाइल के वेरिएबल में, कि इस फाइल के वेरिएबल को मैं नीचे यूज़ कर सकूँ। अब इसका यूज़ केस ये है कि मैंने अभी बताया कि जिस तरीके से हम किसी फाइल को खोलते हैं, जैसे आप किसी नोटपैड में किसी फाइल को खोलते हैं, उसमें काम करते हैं, जब उसमें काम पूरा हो जाता है तब आप उसको क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाइथन में किसी फाइल में काम कर रहे हैं और हम उसे क्लोज करना भूल गए तो कहीं ना कहीं मैंने बात करी कि प्रोग्राम जाके क्रैश हो जाएगा कि आप किसी और फाइल को ओपन कर रहे होगे, वो पुरानी फाइल क्लोज नहीं हुई थी। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने विद का कीवर्ड यूज़ करा, फिर फाइल को ओपन कर लिया और फिर उसका जो वेरिएबल में हम इंटेंस देते हैं वो दे दिया एज करके। फिर उसके बाद आप नीचे जितनी भी ब्लॉक ऑफ कोड में कोड लिखोगे वो सारा फाइल का आपने जो भी मैनिपुलेशन करनी है, जो भी रीड राइट करना है वो आपने परफॉर्म कर लिया। फिर उसके बाद जैसे ही आप इस कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, जैसे ही कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया, फिर उसके बाद आपकी फाइल क्लोज हो गई ऑटोमेटिकली। आपको खुद क्लोज करने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या कर रहे थे, फाइल नॉट क्लोज लिख के फाइल को क्लोज कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला काम जो अभी हमने किया है विद को यूज़ करते हुए, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, ये हमारे पास जो काम है ये। और अगर मैं ऊपर कोड लेके जाऊँ ये वाले कोड की तरफ, ये वाला कोड, दोनों क्या कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। दोनों सेम काम करेंगे, लिखने का तरीका अलग है। कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? पहला वाला, दूसरा वाला? हो सकता है कुछ लोगों को पहला वाला अच्छा लग रहा हो। पहले वाले में नुकसान ये है, वैसे तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो, लेकिन एक नुकसान ये है कि भाई अगर आपने फाइल, अब ज़्यादा कोड लिख रहे हो फाइल के अंदर, लास्ट में फाइल डॉट क्लोज लगाना भूल गए तो आपका प्रोग्राम कहीं ना कहीं जाके क्रैश हो सकता है और आपकी रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रही है। आप एक फाइल खोल के रखी हुई है आपने, जो बंद कर देनी चाहिए, आप यूज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन खुली हुई है, तो आपकी रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रही है, आपका प्रोग्राम भी स्लो हो जाएगा। तो मेक श्योर करना होगा कि भाई आप क्या करोगे, फाइल को क्लोज करना। अगर ये लिखना भूल गए तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए भाई हमारे पास ये दूसरा तरीका है फाइल को ओपन करने का। अच्छा, इस तरीके में ये फ़ायदा है कि आपको क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ओपन कर देगा आपके लिए। और जब आप इसके अंदर जो भी काम करोगे वो काम करने के बाद खुद ही क्लोज कर देगा। तो इस वाली अप्रोच से ये फ़ायदा है। क्या लिखने का तरीका है? बहुत आसान है। विद का कीवर्ड आप ऐसे ही लिखोगे, देखिए इसका कलर भी पर्पल हो गया, इससे पता चल रहा है बिल्ट इन कीवर्ड। उसके बाद जो आप फाइल ओपन करते हो आप ऐसे ही लिखोगे ओपन वाला फंक्शन जैसे पहले लिख रहे थे। अब जो फाइल ओपन हुई है उस फाइल को किसी, जो ओपन हो गई है फाइल, उसको किसी वेरिएबल में भी तो स्टोर कराना है। तो एज वाली चीज़ अब मैं किसी से पूछता हूँ, उसके लिए पहले हथियार निकाल लो ना। ये एज फाइल वाली जो चीज़ है, दो सवाल है, एक लड़कों में से पूछ लेते हैं, एक लड़कियों में से पूछ लेते हैं। जी सर, आप कंधे पे देखें अपने, रेड शर्ट मरून शर्ट जी। सवाल ये है कि ये जो एज फाइल मैंने लिखा है ये पहले हमने कहाँ यूज़ किया था? एज का कीवर्ड कहीं यूज़ किया था मैंने, कहाँ किया? ये नहीं बोलना अभी तक छुट्टियों में आज मैं लिख रहा था, कहीं यूज़ किया था पहले भी। आपको पता है? कितने लोगों को पता है? कोर्ट में किया था। याद करो, हिंदू ट्राई में किया था। ट्राई के अंदर यही कह रहा था, कहाँ कर रहा था? लास्ट टाइम जब हमने करा था तो लास्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा था ट्राई एक्सेप्ट।
जब हमने एक्सेप्शन बनाई थी उसके लास्ट में मैंने लिखा था एस ई, तो वो हमने इसलिए लिखा था ताकि हमारी जो भी एक्सेप्शन है वो हम वेरिएबल में स्टोर करा सकें। यहाँ एज फाइल में लिख रहा हूँ, तो ये एज फाइल क्या कर रहा होगा, जो भी हमारी फाइल है उसको इस फाइल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा होगा, ताकि हम इस फाइल में राइट कर सकें, फाइल डॉट राइट करके, रीड कर सकें फाइल डॉट रीड करके, तो जो भी काम है फाइल से रिलेटेड हम कर सकें। अब दूसरा सवाल, अब ये खवातीन से पूछता है जी, आप हैंड रेज करें। ये जो एस फाइल मैंने लिखा है, ये फाइल जो लिखा है इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ या फाइल ही लिखना है? कर सकता हूँ, कर सकते हैं मान लो, तो फाइल की जगह पे मैं लिख देता हूँ एफ, सिर्फ एफ लिख देता हूँ। सही है, चल जाएगा तो चल जाएगा, हाँ या ना? यस, चल जाएगा। बीच कह रहे चल जाएगा, अब याद रखना बीच ने बोला भाई चल जाएगा, चलेगा। एरर आया, क्या मसला हुआ भाई? नीचे भी तो चेंज करो फिर, तो जहाँ पे मैंने फाइल रखा था यहाँ पे भी मैंने एफ पढ़ना है। तो एस के बाद ये जो वेरिएबल का नाम है आप कुछ भी रख सकते हो, फाइल इसलिए रखा नाम रीडेबल है, यूज भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी हमारे पास चीज़ है। इसी तरह से ये हमारे पास अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, फाइल को राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, मल्टीपल लाइंस को कैसे रीड कर सकते हैं, और विद को यूज करते हुए फाइल को ओपन और क्लोज कैसे कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं फाइल को रीड भी कर सकूँ और राइट भी कर सकूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? अच्छा, यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इसको रीड कर दो, नॉर्मल सिंपल सा रीड कर दो, रीड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं, उसका कंटेंट निकाल रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर करने के बाद प्रिंट करा रहे हैं। ठीक हो गया। मैं चाह रहा हूँ फाइल को रीड करने से पहले मैं क्या करूँ, राइट भी करूँ। अब क्या करें, करें राइट वाली कुछ लाइन लिखें, एफ, एफ क्या है, हमारी फाइल है, कुछ भी नहीं। ओके, क्या हुआ, फौरन चला दूंगा, सवाल भी पूछने देते, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे एफ डॉट राइट हमारे पास हमने चलाने की कोशिश करी है, लेकिन क्या ये हमारे पास चला? नहीं चला। क्यों नहीं चला? अपेंड का मोड लगा चल जाएगा, क्योंकि हमने मोड क्या रखा हुआ है, रीड मोड रखा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ रीड मोड भी हो, राइट मोड भी हो, दोनों। क्या करूँ, क्या मोड रखूँ, RW रख दूँ, W रख दूँ सिर्फ, तो रीड नहीं कर सकेगा। अगर मैं ये कर दूँ प्लस करें तो प्लस पहले लगेगा बाद में लगेगा, बाद में लगा देते पहले, चला के देखते हैं, नहीं चला तो पहले। अच्छा, तो अब ये हमारे पास राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है। अब प्लस को यूज करते हैं, क्या प्रिंट हो रहा है, लाइन, लाइन टू प्रिंट हो रहा है। इसको मैं खोलता हूँ और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट हो रही है। इसको रिफ्रेश करना पहले, न्यू लाइन एडिट, इसको चलाया,
नहीं ऊपर से तो नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं, इस फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, दूसरी फाइल बना लेते हैं, क्योंकि वो पिछली वाली फाइल भी R+, अच्छा पहले राइट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसको अगर मैं W+ कर दूँ तो हाँ अब क्रिएट हो गया। अच्छा जी दोबारा देख लो इसे, मैंने क्या किया, इसे W+ कर दिया। W+ का ये फायदा है कि अब मैं राइट भी कर सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ। R+ के भी ये फायदा है कि मैं राइट भी कर सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ, लेकिन R+ से क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास मसला है। अच्छा तो इसको जब मैं चलाता हूँ, बस एक चीज़ इसमें जो है मैं करा लूँ, क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो खाली आ रहा है। अच्छा हमारी फाइल के अंदर कुछ है भी, ये है ना हमारी फाइल के अंदर अ न्यू लाइन एडिट। काम करते हैं, इस फाइल को खोल लेते हैं, हमारी फाइल के अंदर कुछ है भी या नहीं देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आप फाइल एडिट करने बैठोगे आप कंफ्यूज ही रहोगे, यार ये आ क्यों नहीं रही फाइल कर लेता। तो कोड देखो और से, राइट मैं कर रहा हूँ, राइट हो भी रहा है, लेकिन जब मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो रीड जब मैं कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्या मसला है फाइल जी, क्या मसला है, खाली क्यों आ रहा है? खाली इसलिए आ रहा है हमारे पास कि जब आप किसी भी जगह पे या नोटपैड पे कुछ टाइप करते हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब जो मेरा कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है वो कहाँ पे आ गया, बिल्कुल लास्ट में। ये मैंने राइट किया ना, राइट करने के बाद लास्ट में हमारा कर्सर है। फिर जब मैंने रीड का फंक्शन चलाया तो रीड कहाँ से करना स्टार्ट किया उसने, इस कर्सर से स्टार्ट किया, जो लास्ट में ब्लिंक कर रहा है ना, यहीं से रीड करना स्टार्ट किया। जब इसने यहाँ से रीड करना स्टार्ट किया तो आगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए खाली है। हमें क्या करना है, किसी तरह से इस कर्सर को मूव करके लाना है शुरू, ताकि हमारे पास इस कर्सर के आगे जो भी चीज़ है वो हमारे पास प्रिंट हो सके। बहुत आसान है इसको करने का तरीका। जो फंक्शन हमारे पास यूज होगा वो कौन सा है, f.seek0। जीरो मतलब जीरो इंडेक्स में जाएगा, हमारा जो कर्सर है वो जीरो पे जाएगा, फिर जीरो से वो रीड करना स्टार्ट करेगा। तो इसको चला के देखते हैं, अब यहाँ पे सही काम कर रहा है। ये सीक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको नहीं पता हो, आप चलाते रहोगे इसे, कुछ भी रीड नहीं होगा। तो कर्सर वाली चीज़ है जी। कौन है कर्सर? नहीं करेगा। ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर एक ही चीज़ डाल सकते हैं, R डाल सकते हैं, W डाल सकते हैं, दोनों डाल लें, W+ डाल दें, दोनों हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता R भी डाला कॉमा, W भी डाला कॉमा, A भी डाला, नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। जेसन फाइल में डालना है, तो जो आप राइट कर रहे हो वो जेसन फॉर्म में कर रहे हो, जेसन लिखोगे, इस न्यू लाइन की जगह जेसन लिखोगे। बाकी फाइल तो डॉट जेसन आपने एक्सटेंशन लगाई हुई होगी, वो जेसन भी आ जाएगी। राइट भी कर सकते हो, करके देखना हो जाएगा। वैसे आपने डेटा मंगवाना होगा, डेटा आएगा आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना होगा डिक्शनरी में, जैसे API से आता है जेसन में, बिल्कुल। अच्छा जी बताइए क्या है अगला, खामोशी से स्टार्ट होगा सर। इसका आउटपुट क्या है?
इसका मतलब क्यों? जी क्या एरर आएगा? क्या प्रिंट होगा? अब जरूरी नहीं एरर आएगा। एरर आएगा, फाइल अच्छा जी, क्या चेंजेस क्या करिए? नई चीज़ क्या है ये? एड्रेस नई चीज़ क्या डाली है? ये पहले भी तो कर रहे थे रीड वाली चीज़, इसमें नया क्या है? फाइल का नाम जो है उससे पहले फाइल स्लैश डाला है, फाइल स्लैश एक नई चीज़ डाली। इसमें क्या होगा रिजल्ट में, आप ये बताना बस सिंपल सा। फाइल नॉट मोड क्या है? रीड। चला के देखते हैं। एरर फाइल नॉट फाउंड क्यों आ रही है? क्यों आ रही है एक्सेप्शन? फाइल बनी भी ही नहीं है इसलिए एरर आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास फाइल हैंडलिंग के अंदर आप बड़ी आराम से फाइल हैंडलिंग कर सकते हो, फाइल के अंदर डेटा डाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, फाइल से रिलेटेड बहुत सारे काम आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास फाइल हैंडलिंग का टॉपिक था। कौन सा स्टेप है ये? स्टेप हमारे पास 10 है। 11 हमने लास्ट क्लास में किया था, तो ये छोटा टॉपिक था, वो हमने जल्दी कर लिया। ये वाला टॉपिक अभी हमने कर लिया 11। क्विज कहाँ तक होगा? 9 तक होगा। लेकिन आप लोगों ने ये भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि भाई ये नहीं आएगा तो छोड़ो, ये अगले क्विज में आएगा। तो भाई हम